चलिए कल यहां तक बोला था ना, शुरुआत यहां से। ठीक है सब, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। थोड़ा हो सकता है क्लास कम ही होगा आज, थोड़ा ध्यान रखना, रेडी रहना। पहला है हेट क्राइम्स इन इंडिया, हेडिंग डालना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हेट क्राइम्स इंडिया में दो चीज याद रखना। आजकल एक चीज बड़ा कॉमन हो गया है, समझना ध्यान से। किसी को भी कुछ भी बोल दो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहुत सारा विवाद हो गया है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात बोला। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर इज ग्रोइंग कंसेंसस अराउंड हेट स्पीच एंड स्टेट्स देयर इज नो स्कोप फॉर हेट क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देखो धर्म के नाम पे आजकल बहुत कुछ चल रहा है, देखो ये तो हिंदुइज्म, मुस्लिम्ज्म, बहुत कुछ आजकल शुरू हो गया है। तो ये जो चीज है सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करके बोला कि भैया ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है, इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम हेट क्राइम्स। तो गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि वो सिटीजन को हेट क्राइम्स, स्पीच वाले इन सबसे बचा कर रखे और इस तरीके का मामला फैले ना। क्या सुन पा रहे हो? गवर्नमेंट को क्यों बोला? क्योंकि इसके गवर्नमेंट के आने के बाद, सुन लेना ध्यान से, बात मत करना, ठीक है, अटेंशन रखना। तो पहले मैंने बोला कि गवर्नमेंट जो है, क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि नहीं कि धर्म के बात पे कोई भी आदमी बात विवाद हो। और अभी का गवर्नमेंट कुछ वैसा ही सीन क्रिएट कर चुका है, भले कुछ भी करेंगे लेकिन एक सीन क्रिएट हो चुका है हिंदू मुस्लिम और ये। जबकि इंडिया जो है ऑलरेडी सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे इतना सारा जाति होने के बावजूद भी सब ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल फायदे के कारण इधर उधर मामला चलता रहता है। अभी के समय में थोड़ा मामला बढ़ चुका है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले तक हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा जाता था, अभी थोड़ा देखने लग गया है आदमी। समझ में आ रहा है? तो ये एक प्रॉब्लम है। क्या सब सुन पा रहे हो? जोर से बोले, ऐसा ना पहले आ गए इसलिए दिक्कत हो रहा है क्या? ज्यादा देर तक पहले ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, तो हेट क्राइम्स का है तो सिंपल, हेट क्राइम सिंपल है कि इट इज अब्यूसिव एक्ट और कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन और अदर आइडेंटिटीज। तो किसी भी तर्ज पे किसी को भी आप कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे धर्म, जाति, यही सब के नाम पे, उसको क्या बोल रहे हैं? हेट क्राइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला हेट क्राइम्स को रोकना है, बाकी इसके अलावा और इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, एक चीज में आर्टिकल्स कभी कोई पूछ लेता है तो बस दिमाग में रखिएगा। तो यहां लिख लीजिएगा ये वाला पॉइंट, हेट स्पीचेज आर डेल्ट अंडर आईपीसी अंडर सेक्शन 153A, 153B, 295, 298, 505(1), 505(2). ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आता है तो लिख लीजिए हेट क्राइम्स। तेजी में हाथ बढ़ाइएगा, 10 बजे छुट्टी हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा, 1 घंटे के अंदर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हेट क्राइम्स कम्स अंडर, ठीक है, आईपीसी सेक्शन कौन कौन सा? 153A, 153B, उसके बाद फिर 295A, फिर क्या 298 है ना, 298, फिर 505 सब क्लॉज 1 एंड 505 क्लॉज 2, मतलब क्लॉज 1 क्लॉज 2। बस ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। ये जिम्मेदारी किसका है? गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का? गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि जो हेट क्राइम्स आजकल बढ़ रहा है, हेट स्पीचेस बढ़ रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट का रक्षा करना उसका फर्ज है। बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मियोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मियोन्स तेजी में डालिए। तो मियोन्स क्या है पहले समझ लो। मियोन्स जो है ना, वर्षा होती है एकदम, मतलब वर्षा होती है इन द सेंस जो है स्पेस से वर्षा होती है। और मियोन्स का काम सिंपल ये है कि किसी भी चीज का, जैसे वॉल है, चाइना ने अभी इस्तेमाल किया है, क्या किस चीज के लिए इस्तेमाल किया है पहले देख लो। न्यू स्टडी रिसर्चर आर एग्जामिनिंग दैट फोर्ट्रेस वॉल ऑफ जियान, ये जो है सियान बोलते हैं, एन एंशिएंट सिटी इन चाइना, बाय यूजिंग टिनी आउटर स्पेस पार्टिकल्स मियोन दैट कैन पेनिट्रेट हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऑफ स्टोन सरफेसेस। तो ये मियोन्स जो है लगभग इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से काफी थिक है, मोटा है, इसलिए इसको फैटी मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ये आगे कहीं ना कहीं आ जाएगा, ये अब लिखवा दूंगा, फैट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देखो इस पे कहीं भी कोई दीवार हो, चाहे स्टोन्स हो, चाहे कुछ भी हो, उस तरीके को पेनिट्रेट कर कर उसके बारे में बता देना कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। जैसे देखो आज के पहले जो मॉन्यूमेंट्स इतने सालों हजारों से बने हुए हैं वो भी आज सेफ है, और आज हमारा घर अगर बना हुआ है कुछ सालों का तो उसमें इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ढह जाता है, गिर जाता है। तो मियोन्स ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि उस दीवार में ऐसा क्या मटेरियल है, किस चीज का है, जिस तरह से वो बना है, ताकि हम दूसरा उसी टाइप का बना सके। सिर्फ इसका काम दीवार या फोर्ट्रेस का बनाना नहीं है, ध्यान से समझना, इसका और भी काम है। जैसे भूकंप आ रहा है तो उसके नीचे भूकंप के आने के लिए मेजरमेंट क्या है, कैसे होगा, किस रीजन से आया, उसमें कौन सा मॉलिक्यूल सवर है, उसके लिए मियोन्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक खासियत है जो बार बार क्वेश्चन पूछेगा आपको, ये लिखिएगा कॉर्मिस। तो पहले लिख लीजिए मियोन्स क्या है। तो मियोन्स सिंपल लिख लीजिएगा, इट इज अ आउटर स्पेस पार्टिकल। पहले लिख लीजिए मियोन्स इज अ आउटर स्पेस पार्टिकल्स। मियोन्स इज अ या इज एन आउटर स्पेस पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद एक मियोन का डिटेक्टर है, मतलब मियोन कहां पाया जाता है उसके लिए एक डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया कि मियोन डिटेक्टर। मियोन डिटेक्टर को कहा गया कॉर्मिस। तो लिखिएगा मियोन डिटेक्टर आर कॉल्ड कॉर्मिस, और कॉर्मिस का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, सिंपल है, कॉस्मिक रे मियोन इमेजिंग सिस्टम,
कॉस्मिक रे म्यून इमेजिंग सिस्टम, कॉस्मिक रेज म्यून इमेजिंग सिस्टम, म्यून को डिटेक्ट करने के लिए। तो म्यून का काम क्या है? सिर्फ वॉल या इन सब में पेनेट्रेट करने वाला काम है, या फिर वोल्केनोज, अर्थक्वेक, इन सभी चीजों के मटेरियल्स का आइडिया लगाना है, सभी चीजों का मटेरियल्स का आइडिया लगाना है। और म्यून्स की खासियत, एक और बात यह है कि म्यून्स जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है बारिश होती है ऊपर से, क्या लिखा हुआ है? म्यून्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स रेनिंग फ्रॉम स्पेस। इसका एक खासियत देखो, यहां हर 10,000 म्यून्स जो है लगभग 1 स्क्वायर मीटर में डेली अर्थ पे पड़ता है। 1 स्क्वायर मीटर में म्यून्स का ऊपर से जो गिरना, वो मतलब सनलाइट और रेस के थ्रू या और भी प्रोसेस के थ्रू 10,000 म्यून्स, कितना है? एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ अर्थ सरफेस अ मिनट, वो भी 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 10,000 म्यून्स गिरते हैं, वो भी कितने स्क्वायर किलोमीटर पे? 1 स्क्वायर किलोमीटर पे। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि म्यून्स हमारे पास, इसलिए इसको बोलते हैं कि स्पेस से बारिश हो रही है थ्रू रेज। समझ में आ रहा है? क्या सुन पा रहे हैं? और दूसरा चीज, इसका जो पार्टिकल्स है ये लगभग जो है इलेक्ट्रॉन की तरह दिखता तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से 207 गुना ज्यादा भारी है, 207 टाइम्स मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। कौन सा? म्यून्स। आगे, देयरफॉर दे आर समटाइम कॉल्ड फैट इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है? तो लिख लो, म्यून्स आर कॉल्ड फैट इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स आर कॉल्ड फैट इलेक्ट्रॉन्स। तेजी में हाथ बढ़ाना। म्यून्स आर कॉल्ड फैट इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, चूंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी है कि हल्का है? भारी है। तो जरा देखो इस लाइन को, बिकॉज म्यून्स आर सो हेवी दे कैन ट्रेवल थ्रू 100 of मीटर ऑफ रॉक और अदर मैटर बिफोर गेटिंग एब्सॉर्ब्ड और डिकेड। मतलब ये इतना नीचे तक जा सकता है, उसका आइडिया आपको लगाने के लिए है कि दे कैन ट्रेवल थ्रू 100 of मीटर्स ऑफ रॉक और अदर मैटर बिफोर गेटिंग एब्सॉर्ब्ड और डिकेड। मतलब उस किसी मैटर के अंदर या किसी रॉक्स के अंदर ये जा रहा है तो लगभग 100 मीटर से ज्यादा अंदर गहराई तक जा सकता है, तब जाकर वो खत्म होगा या फिर उसमें अवशोषित हो जाएगा। तो जब तक वो जाएगा, तो सर चाइना ने क्या इस्तेमाल किया है? फोर्ट्रेस वॉल का आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसके अंदर वो कर रहा है पेनिट्रेट, ताकि उसके बारे में पता लगा सके कि वाल दीवार जो है किस तरीके से बना है। ध्यान रखना। तो म्यून्स क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन की तरह है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी है कि हल्का है? ज्यादा भारी है, 207 गुना। और उसके बाद आगे का बात अगर बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा, उसमें सबसे फर्स्ट दे कैन ट्रेवल, और बाकी इधर इन कंपेरिजन इलेक्ट्रॉन्स कैन पेनिट्रेट थ्रू ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन किसी चीज के अंदर डालते हैं तो कुछ सेंटीमीटर तक ही जा सकता है, लेकिन म्यून्स कितना जा सकता है? 100 मीटर से भी ज्यादा अंदर तक जा सकता है। आगे, ऑल्सो म्यून्स आर हाईली अनस्टेबल एंड एग्जिस्ट फॉर जस्ट 2.2 माइक्रोसेकेंड्स। हाईली अनस्टेबल है, ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। लेकिन अब मान लो 10,000 आ रहा है म्यून्स, कितने? 1 स्क्वायर किलोमीटर में, हर मिनट में, उसके बावजूद भी वो लोग ज्यादा से ज्यादा 2.2 मिली सेकेंड्स तक ही रह सकते हैं। अगर हमने उतना उसको एब्जॉर्ब किया, उसको हमने कंटेन करके कर लिया, तो हमारे लिए फायदा है, अदरवाइज वो डिसअपियर हो जाएगा। तो लॉजिक ये है, ओवरऑल म्यून्स जो है वो पेनिट्रेशन के कारण किसी भी मटेरियल के अंदर जाकर कर लगभग 100 मीटर से ज्यादा उसके बारे में पता लगा सकता है कि किस मटेरियल से बना है। उसके बाद म्यून्स के अलावा और भी चीजें उसमें खासियत है, जैसे कि म्यून्स वोल्केनोज या अर्थक्वेक के अंदर चीजों को पता लगा सकता है कि ये कैसे आया, क्या आया। सुन पा रहे हो? क्या इलेक्ट्रॉन से हल्का है या भारी है? इलेक्ट्रॉन से भारी है। और इस तरीके का पूरा कांड म्यून्स में दिमाग में आपको रखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है विश्व भारती। ये बता चुका हूं आपको मैं ऑलरेडी कि पहला जिंदा यूनिवर्सिटी जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। ठीक है, बाकी जनरली जितना भी विश्वविद्यालय है उनके अवशेष या मरने के बाद या डेड हो जाने के बाद उसको यूनेस्को में लाया जाता है। पहली बार जो है विश्व भारती को लाया गया पूरे वर्ल्ड में। क्लियर है? यहां तक ये मैं बता चुका हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मैं पढ़ा चुका हूं, और उसके बाद लैब ग्रोन डायमंड में पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट द कंसर्न ऑफ साउथ इंडिया स्टेट्स ऑन डिलिमिटेशंस, इसको एक बार देख सकते हैं। मैंने बता दिया था कि साउथ इंडिया के लोगों ने बताया कि हमारा सीट कम हो जाएगा, पॉपुलेशन ज्यादा उधर बन रहा है। एक डेटा के अनुसार साउथ इंडिया का मात्र 3 स्टेट, जैसे कर्नाटका, केरला और अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो इन 3 स्टेट्स का जितना डेवलपमेंट है उतना डेवलपमेंट पूरा ईस्ट इंडिया का नहीं है। मतलब कि हमारा जो पूरा ईस्ट इंडिया है, भारत, पूर्वी भारत, अगर पूरे पूर्वी भारत को ले लेंगे उस हिसाब से भी सबका डेवलपमेंट मिला के उससे ज्यादा डेवलपमेंट मात्र 3 राज्यों का हुआ है आने वाले समय में। तो ये लोग इसलिए परेशान है क्योंकि पॉपुलेशन ईस्ट में, सॉरी, इनके यहाँ पॉपुलेशन जो है ये लोग कंट्रोल कर चुके हैं, घट रहा है, लेकिन सीट इनको उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आगे चलकर ये नियम लगाया गया कि 2026 तक जो है, बोला गया था, मैंने बोला जब पार्लियामेंट बना, पार्लियामेंट नया क्यों बना? क्योंकि संख्या ज्यादा होना था, और जो संख्या ज्यादा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा ज्यादा बढ़ चुका है, तो उस हिसाब से सीट भी बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए
डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग ने सिंपल बोला कि प्रभु ऐसा है कि साउथ इंडिया के तहत उनको उस हिसाब से मिलना चाहिए, और इस वजह से साउथ इंडिया लोग जो है ब्लेम गेम भी करते रहते हैं, और उनका जायज है, बिल्कुल बात जायज है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो एज द कंट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सेंसस, चूंकि नेक्स्ट सेंसस होने वाला है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट along with a smaller share of central fund to a state on the basis of population and can be unfair to the southern states which have implemented family planning programs more effectively than the states in North India। तो फैमिली प्लानिंग बीच में आया था, बच्चे दो ही अच्छे, ये सब बहुत सारा पॉलिसी आया था, ठीक है। उसके बाद पंचायत का स्लोगन आपको याद होगा, 2 से ज्यादा बवासीर, मतलब वही वाला, समझ में आ रहा है। तो जो भी है इस तरीके का, तो ये जो पार्ट है इस तरीके का स्लोगन चलाकर हमने कंट्रोल किया साउथ इंडिया में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके कारण साउथ इंडिया वाले बोले कि शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवार्डेड फॉर देयर एफर्ट कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ रादर देन बीइंग, क्या सब सुन पा रहे हो, अलर्ट रनर, रादर देन बीइंग पेनलाइज्ड फॉर देयर सक्सेस। द नेशनल डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हैज हाउएवर रेज्ड कंसर्न अबाउट द अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द लोकसभा। तो मतलब उनको अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, जिसके कारण ये मामला यहां तक है। क्लियर है जी। अब इसके आगे नेक्स्ट अगर बोलेंगे तो डिलिमिटेशन कमीशन का बहुत सारा डिटेल है, इसमें पूरा डिटेल अगर देखने जाएंगे तो सर 1952, 63 बहुत बार हुआ, 2000 जो है 2 तक जो है डिलिमिटेशन कमीशन हुआ। बाद में इंदिरा गांधी ने बाद में बोला भी था, लेकिन लोकसभा में एक बात आया, इधर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि 1971 का जो सेंसस है, जो 1971 में हुआ था, ध्यान रखना, वो ऐसा सेंसस है जिसको हम हमेशा कंट्रोल करते हैं, मतलब हमेशा उसको लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि उस समय हमारा पॉपुलेशन ना बहुत ज्यादा ड्रास्टिक बढ़ रहा था, ना बहुत ज्यादा ड्रास्टिक घट रहा था, तो हम इसलिए 1971 का सेंसस अब तक लेते आ रहे थे। लेकिन जैसे 2026 और उसके आसपास का सेंसस होगा, 1971 का हम अपना बेस पॉइंट मानना बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो लॉजिक है कि सर अभी के लिए दिमाग में रखना है कि जो सीटें चेंज होंगी उसमें साउथ इंडिया को पॉपुलेशन के हिसाब से सीट नहीं मिलेगा, इसलिए साउथ इंडिया ने अपना काम किया है। समझ में आ रहा है, क्योंकि साउथ इंडिया ने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया है, नॉर्थ इंडिया पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया है। अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा एक और पॉइंट आते हैं, अगर वो दिमाग में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो एक आर्टिकल है 170, जिसके तहत स्टेट्स आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। हर सेंसस के बाद कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती हैं। और देखो मान लो कभी बेतिया और मोतिहारी में भी कभी साथ हुआ करता होगा, है ना, उसके बाद धीरे धीरे वो अलग हुआ, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा सीट वैसे घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो सर जब भी डिमांड हो तो साउथ इंडिया में ऐसे ही परेशानी है हमेशा, क्योंकि साउथ इंडिया वाले बेचारा डेवलपमेंट करता रहता है, फायदा उठाता है नॉर्थ इंडिया वाला। तो इस वजह से ये दिमाग में रखिएगा, बाकी इसको एक बार डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें एक पॉइंट आपको जो है व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसको जरूर देखेंगे। तो पहला है कि व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन में अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो पहले लिखिएगा द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पहले पॉइंट 3-4 लिख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस मतलब जो है बचेंगे नहीं, आएंगे ही आएंगे। लिखिएगा द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको वाला लाइन छापिएगा। और एक काम करता है इन कोलैबोरेशन विथ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, and it works in collaboration with the election commission of India। तो कमीशन सिर्फ इंडिपेंडेंटली काम करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम करता है। कौन सा कमीशन? डिलिमिटेशन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शॉर्ट फॉर्म में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, ECI। क्या सब सुन रहे हो? ठीक। दूसरा, इसमें कौन कौन होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन में? तो पहला पॉइंट ये लिख लेना जरूर, एक है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, दूसरा होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तीसरा रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मतलब उस राज्य का जो इलेक्शन कमिश्नर होगा वो उसमें होगा, मतलब जिस राज्य में वो कराना हो डिलिमिटेशन, मतलब उसका बाउंड्री तब तय कराना हो कि हाँ हम एक नया संवैधानिक हम कॉन्स्टिट्यूएंसी नया बना रहे हैं, उसके लिए उस राज्य का जो इलेक्शन कमीशन होगा वो उसमें शामिल होगा। मान लो अगर हम तमिलनाडु में करा रहे हैं तो तमिलनाडु का इलेक्शन कमिश्नर शामिल होगा, बिहार का, तमिलनाडु का, सिंपल एज दैट। तो फिर बोला कौन कौन होगा, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब सेंट्रल का, और एक उस राज्य का जहां पे हम लोग उस तरीके का जो बाउंड्री और परिसीमन करवा रहे हैं। क्लियर है? यहां तक आते हैं नेक्स्ट, फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन आपको पहले ही बता दिया, इनका काम एक ही चीज है कि बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में, जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब देखो एक ऐसा हमने विधानसभा क्षेत्र बना दिया जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख है, और दूसरा विधानसभा क्षेत्र ऐसा बना दिया जहां पॉपुलेशन 10,000 है, ये तो बहुत डिफरेंस हो गया। तो जब आप संवैधानिक क्षेत्र बना रहे हैं तो उस तरीके का आपको विधानसभा क्षेत्र बनाना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ पॉपुलेशन का क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए।
और सर ये भी तो ध्यान में रखना होगा, आपने ऐसा बनाया विधानसभा क्षेत्र, ध्यान क्या सब सुन पा रहे हो, आपने ऐसा विधानसभा क्षेत्र बनाया जिसमें जो लोग जो एक पार्टी का फेवर ज्यादा करते थे, मान लो बीजेपी का ज्यादा फेवर करते थे, उसका आपने अलग बना दिया, और दूसरा एक ऐसा बनाया जहां पे उस पार्टी का फेवर कोई और नहीं करता है। तो जब भी कभी इलेक्शन वहां होगा तो पार्टी तो ऑटोमेटिक जीतेगी। तो ये भी ध्यान में तो हमें रखना है कि जब हम विधानसभा जब हम उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन हम इस तरीके से नहीं डिवाइड कर दे कि किसी एक पार्टी को फायदा हो जाए। क्या समझ में आ रहा है? तो पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसके अकॉर्डिंग हम सीट दे दें। अब मान लीजिए यूपी को हमने सीट दिया है, मान लीजिए लेट से 400 सीट दे दिया एग्जांपल के लिए समझो, और हमने उसके बाद असम में आए, तो यूपी से बड़ा असम है कि छोटा है? छोटा है। असम को हमने 600 सीट दे दिया, तो क्या उसका मतलब कोई बनता है क्या? नहीं। तो जैसा पॉपुलेशन वैसा सीट। अब सर नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा दे दिया, यूपी को कम दे दिया, जबकि यूपी इतना बड़ा है। तो इसलिए सीट का बंटवारा या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का बंटवारा हमेशा पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा। क्या समझ में आ रहा है? और हम ये भी देखेंगे कि कोई एक पार्टी को फेवर ना करता हो। क्लियर है यहां तक? तो डिलिमिटेशन का कमीशन सिंपल ये है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इतना आप दिमाग में रखिएगा। बाकी इसके अलावा एक दो पॉइंट और है, वो आप दिमाग में रख लीजिएगा तो ठीक है, अन्यथा आप रीड कर लीजिएगा, इतना मेन करंट के लिए काम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हेडिंग लीजिएगा स्टेट वाइज वाइड क्रैकडाउन ऑन चाइल्ड मैरिज। ये बहुत बड़ा समस्या है, मेंस में आपसे पूछा जाएगा, आप इससे बचेगा नहीं। इसलिए जो भी इस पे डिटेल दिया हुआ है, जितना भी ये सारा डिटेल आप रख लेना, मेंस में जाकर छाप के आ जाना, क्योंकि हुबहू चाइल्ड मैरिज आजकल एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है। अभी इतना लोग समझदार एजुकेटेड होने के बावजूद भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आजकल, ये ध्यान रखिएगा। पहले चाइल्ड मैरिज होता था तो पहले ऑप्शन नहीं थे, आज सब लोग पढ़े लिखे बावजूद भी जो है चाइल्ड मैरिज का बहुत बड़ा एक क्रेज चल गया है। तो कहां से आया न्यूज में? तो असम गवर्नमेंट ने एक डेटा पब्लिश किया जिसका दिमाग हैरान करने वाला था। असम गवर्नमेंट ने बोला कि 2000 मेन जो है उनको अरेस्ट किया, जो कि चाइल्ड जो है मैरिज को सपोर्ट कर रहे थे, और मेन इन कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, और मतलब उसको ठीक ठाक लेवल पे वो लोग जो है बढ़ा चढ़ाकर काम कर रहे थे। अभी कुछ दिन हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं, जो एक लेडीज थी, नाम मैंने ध्यान नहीं आ रहा है, मध्य प्रदेश में शायद या बिहार के अंदर ही, तो चाइल्ड मैरिज हो रहा था, किसी ने फोन कर दिया बगल वाले ने, तो एसपी आकर और उसको समझाया बुझाया जैसे तैसे, और वो आईपीएस आई, और आने के बाद उस लड़की को और उसके घर वालों को बोले पैसे का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अपना सैलरी या कुछ पैसा इकट्ठा करके उनको दिया कि इसको पढ़ाइए और जो भी जिम्मेदारी है वो आप निभाएंगे। तो ये तो केस जो कोई बोल दिया तो हो गया, अन्यथा किसको पता चलता है? गांव में तो कितनी सारी शादियां हो जाती हैं, कुछ आता पता तक नहीं चलता है, वो तो हो गया मामला खत्म। जब तक कोई केस हाईलाइट नहीं होता है तब तक नहीं पता चलता है। तो लॉजिक क्या है कि सर चाइल्ड मैरिज का असम गवर्नमेंट ने बोला, देखो इसने बोला द पुलिस विल रिट्रोस्पेक्टिवली बुक पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन चाइल्ड मैरिज इन द लास्ट 7 years। अब सर एक बार जब न्यूज में आता है तो पिछले 7 सालों से जो लोग भी चाइल्ड मैरिज में शामिल हैं किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको सजा मिलेगी। चाइल्ड मैरिज इन द लास्ट 7 years एंड द फोकस विल बी स्पेशली बियॉन्ड द मुलाज, काजी एंड पुजारीज। पुजारीज और मुलाज लोग पे क्यों एक बोला? क्योंकि ये लोग जो पूजा करवाते हैं, और पूजा करोगे शादी संपन्न हुआ। अब ये जो शादी संपन्न हुआ होला, तो पुजारी को तो बात पता है, मुलाज को भी पता है, काजी को भी पता है कि शादी हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रहा है, और उसके बावजूद उसने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो जिम्मेदार कौन है? वो है। और चूंकि सर समझ में आ रहा है, क्योंकि धर्म के हिसाब से सबसे बड़ा चीज क्या है? देखो धर्म से आप बच नहीं सकते हो, चाहे किसी धर्म से हो। अगर आपका शादी हुआ, उसके लिए एक मूवी भी आया था बीच में, पता नहीं कौन सा मूवी था, जिसमें लोग शादी कर लिए थे ऐसे ही, लेकिन बताए नहीं थे। तो बाद में नहीं, उसके बाद में वो लोग शादी के लिए अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, पंडित जी को लेकर आ रहे हैं, लेकिन वहां कोई ना कोई पहुंच जा रहा है, और इस वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। कोई कार्तिक आर्यन की मूवी था शायद, कोई कार्तिक आर्यन का मूवी था, कौन सा मूवी था? हाँ लुका छुपी करके, हाँ एग्जैक्टली। उसमें देखो वो शादी के लिए जहां जा रहा है, कोई ना कोई टपक जा रहा है, चल के शादी नहीं हो रहा है। उसमें क्या दिखाया है कि आप कितना भी कोशिश कर लो अलग भाग के करने का, लेकिन रिचुअल से जब तक नहीं होगा ना तब तक मन को शांति आपको मिलेगा नहीं। ये हुआ धर्म का प्रभाव। तो शादी अगर मान लो ऐसा ही हुआ, उसमें पूजा पाठ नहीं हुआ, पंडित जी नहीं आए, और बोला चलो शादी बैठ यहाँ हो गया, चलो निकल जाओ, तो किसी को भी ठीक नहीं लगेगा। तो धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो सिंपल बोला गया कि मुल्ला, काजी और पुजारी लोग को पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये लोग हैं जो जानते हुए भी शादी करवा रहे हैं, इनको पकड़ा जाएगा और इनको पहले जेल भेजा जाएगा। तब सबसे ज्यादा खतरे में कौन है? पुजारी, मुल्ला और काजी लोग। तो भैया बात बार बोलते नहीं है कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अब गवर्नमेंट करेगा काजी का। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक ये ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड मैरिज बस नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज अगर है तो उसका होगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। आगे डिटेल देखिएगा। देखो मैंने आपको जो पॉलिटी जिनको पढ़ाया था उसमें लगभग जितना मैंने पढ़ाया ना सब कुछ इधर है, लेकिन उसके बावजूद जो नहीं पढ़ाया मैं हर बात जिक्र किया हूं, जितना बोलूंगा। पॉक्सो एक्ट मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। जो ध्यान में रखने वाला बात है कि ऐसा कोई चाइल्ड जिसके साथ गलत हो रहा है जो माइनर है, उसके लिए हमने पॉक्सो एक्ट बनाया,
और ये उसका मात्र एक ही था कि जो भी गर्ल्स जो 14 साल से पहले या उससे पहले तक जिनकी शादी हो जा रही है या उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो इनको सर पॉक्सो एक्ट के तहत एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, और जिसके तहत ये बोला जाता है कि भैया जिसने भी इसमें शामिल है उसको सजा मिलेगा। तो पॉक्सो एक्ट का मीनिंग क्या है? द मैन हु मैरिड गर्ल्स बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज वुड बी बुक्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। तो कोई ऐसा आदमी जो किसी लड़की से शादी करता है जो 14 साल से कम की है, तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत तो दोषी पाया जाएगा और उसको सजा अलग लेवल पर मिलेगी। Those marrying girls between the age of 14 to 18 years would be booked under the provision of child marriage। ये याद रखना, जो 14 साल या उससे कम तक के जो शादी करता है वो पॉक्सो के तहत जिम्मेदार है, लेकिन 14 से 18 के बीच में जो शादी किया वो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत जिम्मेदार है, 2006। तो ये लिख लेना, दोनों पॉइंट लिख लो फटाफट। द मैन हु मैरिड गर्ल्स बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, जो 14 साल से कम के तहत शादी किया है वो कौन से जिम्मेदार है? पॉक्सो के तहत कि प्रोहिबिशन के तहत? पॉक्सो के तहत। और जो 14 से 18 साल की लड़की से जिसने शादी करा है वो कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के 2006 पीसीएमए एक्ट 2006। ये ध्यान रखना। यहां तक हो गया? नेक्स्ट अब आते हैं उसके आगे थोड़ा। देखो जो ये आया जो द पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 क्रिमिनलाइजेस सेक्स बिटवीन ए माइनर एंड एन एडल्ट, द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज ए माइनर कंसेंट एज ए वैलिड। पॉक्सो एक्ट सिंपल कहता है कि कोई भी लड़की जो 18 साल से कम की है, अगर उसके साथ किसी ने भी फिजिकली उसके साथ रिलेशन बनाया है तो इसका सहमति उसमें उस लड़की का नहीं माना जाएगा, क्योंकि 14 साल और उस समय के चाइल्ड मैरिज का उसकी सहमति मतलब अलाउ ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका माइंड या फिर सब कुछ उस लेवल पे डेवलप है ही नहीं कि उसका कंसेंट जिम्मेदार माना जाएगा। तो अगर कोई बोले कि नहीं इसके परमिशन से, तो नहीं। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का उसमें बड़ा अच्छा प्रावधान है। प्रावधान ये है कि अगर मैरिज हुआ है, शादी हुआ है, तो उसको नल एंड वॉइड करना है कि नहीं करना है लड़की पे जिम्मेदारी है। मतलब शादी हो चुका है और फिजिकली रिलेशंस अगर बनाए हैं तो बनाने के बाद अगर लड़की ने कंसेंट दिया वो माना नहीं जाएगा, लेकिन शादी को माना जाएगा अगर वो लड़की बोलती है तब। ये ध्यान रखना, दोनों में फर्क है। इसलिए मेंस में जब कभी आए तो थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। तो क्या बोला कि सर ये चीज नहीं हो सकता, फिर सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो इज नॉन बेलेबल। ये क्वेश्चन बार बार आएगा। नॉन बेलेबल का मतलब है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो भी दोषी पाए गए उनको बेल कभी नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरा, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। पॉलिटी में सारा कुछ बताया हुआ है मैंने, जिनको भी पढ़ा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का सिंपल क्या मीनिंग होता है कि कोई आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना वारंट का। क्या सुन पा रहे हो? जब गिरफ्तार किया जाता है उससे पहले उसका वारंट दिखाना होता है, लेकिन यहां पे इस केस के लिए आपको कोई वारंट की जरूरत नहीं है, सीधा पकड़कर जेल में लेके जाया जाएगा। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, पॉक्सो जो है क्या बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है? नॉन बेलेबल है। एंड दूसरा कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब क्या है? उसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिना वारंट का उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां तक क्लियर है जी? अब उसके बाद नीचे आएंगे। सो प्रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इज बीइंग मेड इन द केस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन्वॉल्विंग माइनर गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 14। उसके बाद बहुत सारा चीज है, इसमें बहुत सारा अलग अलग लेवल पे काम चीज है, लेकिन अब आपको सिंपल एक दिमाग में रखना है कि अगर एक चीज और भी है, अगर समाज का कोई आदमी सेक्शन 19 या उसके तहत अगर कोई आदमी नहीं बताता है और अगर उसको किसी तरह से पता है तो सजा उसको भी मिलेगा। कुछ बुझा रहा है? जैसे कुछ लोग चुप्पी साथ देते हैं, बोलो हो रहा है तो हमारा बेटी का थोड़ी नहीं बताया ना, तो उस एरिया के जितने लोग हैं सब पे गाज गिरेगा। तो ये जो है ठीक ठाक लेवल पे कांड हो गया है। देखिए तो सर, अंडर सेक्शन 19 द एक्ट इंपोजेस ए मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन व्हिच रिक्वायर्स एवरी पर्सन हु सस्पेक्ट or has knowledge of a sexual offense being committed against a child must report it to the police of the special juvenile police. Failure to do so will result in the imprisonment, fine or both. तो अगर आप नहीं बताते हैं तो जेल भी होगा, फाइन भी होगा, नहीं तो दोनों होगा। तो बताना भी जिम्मेदारी आपका है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं बताएंगे और पुलिस को कहीं से पता चल गया तो उस एरिया के सारे लोग जो गाज गिरेगा, और पुलिस के पास हक है क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन 19 के तहत इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत ये बात बोला गया है। ठीक है जी? इट सेज दैट चाइल्ड मैरिज आर इलीगल बट नॉट वॉइड। ये ध्यान रखना, पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि चाइल्ड मैरिज इलीगल हो सकता है लेकिन वॉइड नहीं हो सकता। वॉइड मतलब कि नहीं, खत्म, खारिज नहीं। क्यों? दे आर वॉइडेबल एट द माइनर चॉइस। अगर वो लड़की बोलती है, ही और सी, लड़की लड़का दोनों जो माइनर है, पिटिशंस कोर्ट टू डिक्लेयर मैरिज नल एंड वॉइड। अगर वो लड़का है लड़की जो माइनर है, जो 18 साल से कम का है, अगर वो बोले कि हमको इस शादी मंजूर नहीं है, तभी उसको वॉइड करार दिया जाएगा। अदरवाइज वो जो है शादी, उसको सिर्फ इलीगल बोला जा सकता है, खत्म नहीं बोला जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है?
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद the act stipulates 18 years as the minimum marriageable age for women while for men it is 21 years। तो पहले का जो है वो अलग सीक्वेंस होता था 18 21, उसके बाद फिर धीरे धीरे अब ये बोला जा रहा है कि जब 21 साल है तो लेडीज का भी 21 साल कर देना चाहिए। और अभी डिबेट चल रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है कि दोनों का 21 है। तो ये बहुत सारा कुछ है, इससे बच नहीं पाएंगे आप। द पनिशमेंट जो है उसके बाद चाइल्ड मैरिज रेगुलर इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years। तो जो भी चाइल्ड मैरिज का है उसके लिए 2 साल 3 साल उसका सजा होगा और उसके बाद 1 लाख रुपीज फाइन, या इसको बढ़ा दिया जा सकता है और दोनों साथ साथ हो सकता है। कुछ समझ में आया? तो पॉक्सो एक्ट के तहत ये नियम आपको दिमाग में रख लेना है। और उसके बाद पॉक्सो एक्ट से आप चूंकि नहीं बचेंगे, हमेशा आता है तो आप बना के पूरा लिख देना। डिबेट ऑन मुस्लिम एज ऑफ मैरिज, तो देखो बहुत सारा चीज है क्योंकि धर्म के लोग अलग अलग बोलते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया है एक नियम, यूसीसी वाला भी पढ़ाया है आपको, है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिनको नहीं पढ़ा है ध्यान से सुनते जाना। तो सर सिंपल बोला कि हर कोई अपना अपना अलग अलग एज बताता है। मुस्लिम का पर्सनल लॉ बहुत ही वाहियात है, उसमें इतना वाहियात है कि कोई लड़की अगर सिर्फ प्यूबर्टी अटेंड कर लेती है तो उसका शादी हो जाना चाहिए, और प्यूबर्टी 14-15 ईयर में। तो इस तरीके का बहुत ही वाहियात था जिसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल रोक दिया। और रोकने के बाद सिंपल बोला कि एक ऐसा नियम होगा जिसको निर्धारित कर 18 और 21 चाहे किसी धर्म का हो उसको किया जाएगा। ठीक है जी। बाकी हिंदू का भी अपना अलग अलग नियम है, ध्यान से समझना। और उसके बाद ये सारा प्रोसेस देखने के बाद एक चीज इसमें है, द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट ऑफ 1936 lay out rules to be followed by the Parsis according to their religious traditions। देखो हर धर्म का अलग अलग है और हर धर्म ना महिलाओं को शोषित किया है, चाहे छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे। तो हर धर्म ने शोषित करने का नया नया रूप निकाल लिया। जैसे ट्रिपल तलाक, मैं बार बार एग्जांपल लेता हूं। ट्रिपल तलाक में क्या 3 बार तलाक बोल दिया हो गया। पिछले 20 साल से किसी की मदर, किसी की बहन या किसी की भी वाइफ वो साथ रह रही है एक आदमी के साथ, और उसने 3 बार चूंकि तलाक बोल दिया तो मामला खत्म और पूरा 20 साल का मेहनत खत्म। एक वीडियो है, अगर आप देखे होंगे या नहीं तो पता नहीं, एक लेडीज है जो बूढ़ी हो चुकी है और भीख मांग रही है, ठीक है। और उससे पूछा जाता है कि क्या हो, तो सर सी हैज बीकॉम किया उन्होंने इलाहाबाद से या बीएचयू से। एक वीडियो अभी नॉर्मली सर्कुलेट भी हो रहा है। और उसके घर वाले ने उसको निकाल दिया, मतलब उसके पति ने 3 तलाक बोल के या नॉर्मली इस तरीके से बोल के घर वाले ने निकाल दिया। और आज उसका ये हालत है कि वो भीख मांग रही है। और उसको अब देख के पहचान नहीं पाएंगे कि वो लेडी है जो कभी बीएचयू और वहां पे इतने बड़ी हुआ करती थी और इतना बड़ा एजुकेशन है उसका। तो लॉजिक है कि शर्मनाक है। तो धर्म के यार में शोषण जो है नहीं चलेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने जो किया वो किया। और बहुत ही बेहद शर्मनाक, आप देखेंगे आपको बिलीफ तक नहीं होगा कि क्या हालत है उसकी। इसलिए कब इंसान कहां से कहां आ जाएगा ना पता नहीं है। इसलिए सर अपना जो है, मैं बार बार लड़कियों को बोलता हूं, अपने हाथ में रखो और मेहनत करके रखो, अन्यथा बर्बाद हो जाइएगा, मैं बता देता हूं। तो इसलिए दिमाग में क्या रखना आपको सबसे फर्स्ट कि सर जब जब कभी आपको मौका मिले पढ़ने का ना, उसका मौका गंवाओ मत, सिंपल फायदा उठाकर काम कर लो। आप जाकर देखना वो वीडियो, नहीं वो मैं सर्कुलेट करके आपको भेजूंगा ग्रुप में। उस वीडियो को जैसे ही देखोगे तो पता चलेगा, अच्छा उसका जो पहले का फोटो है क्या टाई बेल्ट, क्या एमबी और क्या किस तरीके का सीक्वेंस है। शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं समथिंग, वो बोल रही है उसमें और इंग्लिश में बोल रही है सारा कुछ। वो पूरा चीज जो बोल रही है वो सब कुछ इंग्लिश में बोल रही है, नथिंग इन हिंदी, एकदम प्रॉपर। उतना कोई बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी भी शायद बोल पाएगा कि नहीं, उसका गारंटी नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? तो मैं बोलना ही चाहता हूं, वो वीडियो देख कर ना बहुत लोगों का दिमाग खुल जाएगा। इसीलिए धर्म के आड़ में चीजें नहीं करना है। एक बात मैं शुरुआत से समझाते आया हूं आपको और फिर समझा रहा हूं, अंतिम तक समझाते रहूंगा, आप मानिए नहीं मानिए, ठीक है। जितना चीज मैं पढ़ा रहा हूं, जितना कुछ दे रहा हूं, सबको समझने के लिए ना एक चीज याद रखिएगा। बाज जानते हैं? बाज, कौवा, जो आपको शहर में नहीं पाया जाता है जनरली, ठीक है। तो बाज और कौवा में ना बड़ा फर्क है। कभी लड़ाई देखना, अगर कहीं सुनोगे तो कुछ प्रवचन वगैरह में कुछ लोग इस बात का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि ट्रुथ है। क्या है ट्रुथ? कि बाज जो है वो क्या करता है, देखिए बाज के ऊपर ना कभी कोई देखिएगा कौवा उसके ऊपर सवार हो जाता है, कभी कभी ध्यान दीजिएगा आप। और कौवा ना चोंच मारते रहता है बाज पे, बड़ा मारता है उसको। अब बाज जो है ये परेशान हो गया है कौवा से, ये चोंच मारे जा रहा है। तो 2 तरीका है आपका, क्या सब सुन पा रहे हो? जो से बोले सुनो। तो बाज के पास 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि कौवा से लड़ के मारे इसको, इतना मार कि इसका हालत खराब हो जाए। तो बाज क्या सोचता है, यार ये कौवा से क्या लड़ेंगे हम, चोंच मारता गया। बाज उसके बाद सोचता है कि अब एक काम करते हैं, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, तो मेरा स्ट्रेंथ है उड़ना। तो सोचता है कि हम अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, और इतना ऊपर लेके जाता है, इतना ऊपर अपने आप को लेके जाता है। अपने आप को, कौवा चोंच मार ही रहा है लेकिन वो अपना काम करते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, इतना ऊपर गया कि वो कौवा हाथ के ऊपर बाद नीचे, क्योंकि कौवा उससे ऊपर जा ही नहीं सकता, उसका क्षमता उसके ज्यादा ऊपर का नहीं है, जबकि बाज का कैपेसिटी उससे ऊपर है। इस बात का कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो सर ये 2 तरीका है आपके पास, या तो सुअर से लड़ जाइए या कौवे से लड़ जाइए, या फिर सिंपल अपना उड़ान भरते जाइए, आगे मजा लीजिएगा उड़ान का, अपने आप सब लोग छूट जाएगा। तो सर 2 चीज है। अब रास्ते में कोई जा रहा है, कोई आपको टोकिया दिया, ए तुमसे नहीं होगा, यहां से और नहीं होगा, छोड़ दो,
और सुअर बोला हमसे लड़के दिखा ताकत है तो, और आप अगर निकल गए कि सुअर से लड़के तब जीत के दिखाएंगे, तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा सुअर से लड़ने के लिए। और जब तक आप जीत भी गए तो आप पूरी तरह से सुअर, आप दूसरा सुअर हो जाएंगे आप। तो लॉजिक क्या है, मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? पॉइंट इज कि चोंच मारने दो, लोग को बोलने दो, ताने करने दो, होगा नहीं होगा, अपना काम करते रहो, सर झुका के चुपचाप करते रहो। उड़ान बाज की तरह भरो, अपने आप थक हार के लोग आ जाएगा नीचे, आप इतना ऊपर चल जाओगे कि सर कभी चोंच मारने वाला ना मिलेगा। बस वही दिमाग में रखोगे तो काम होगा। और बाज का सिंपल है, बाज आज भी सबसे डेंजरस प्राणी है, क्योंकि वो अपने काम में उलझा रहता है और अपने ऊपर भी चला जाता है, वो नीचे का सोचता ही नहीं। और कौवा से लड़ना होगा तो उसको धरती पे आना होगा, और धरती पे आएगा तो मर जाएगा। तो लॉजिक क्या है सर? आपका जो स्ट्रेंथ है सिंपल एक ही है कि पढ़ना है, पढ़ते रहो, बाकी सर मर्जी आपकी है। कितने लोग को चिल्लाना है तो कुछ करना है तो, कितने लोग आए कितने लोग जाएंगे, निवेदन ये है अपना काम चुपचाप करते रहो। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो कंटेंट, जो चीज मैं दे रहा हूं, चुपचाप रिवीजन करो सर झुका के, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, आपका निकलेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। एक कंटेंट कहीं मिल जाए ना, मैं उस दिन पढ़ाना बंद कर दूंगा, आपको गारंटी बोल रहा हूं। और इतनी बार रिवीजन करवाने वाला कोई आकर मेरे को बोल दे कि तेरे से मैं आज ज्यादा कराया हूं, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। कोई इतना आपको ना कराने वाला है, ना बोलने वाला है, ना कुछ करने वाला है। लिख के ले लो, तुम घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुमको कोई इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा दे, कुछ नहीं पढ़ाएगा। बीपीएससी का सिलेबस के नाम पे इतना सा पढ़ा के भेज दिया जाता है, जबकि सच बात यह है कि बीपीएससी के सिलेबस के लिए आपको नॉलेज चाहिए। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा प्रभु कि चोंच मारना है, नीचे जाना है कि ऊपर, सर एकदम दिमाग में रख लो, उड़ना है। जितना उड़ोगे ना उतना मजा है, नहीं तो थक गए तो मर गए। प्लीज इसलिए लड़िए मत किसी छोटी छोटी बातों पे। लड़िए मतलब कि उसका बात करने लीजिए, यार नहीं होगा, एकदम चुपचाप रहो, कुछ मत करो, अपना काम करते रहो, बस किसी का मत सुनो। सुन लिए मारे जाओगे, बाकी मर्जी आपकी है। मैं उसी तर्ज पे ही काम कर रहा हूं, उसी तर्ज पे करता रहूंगा। जब से शुरुआत किया ना, जिस एज में अधिकतर लोग तो बिलीव नहीं करते हैं, पहली बात की टीचर हो सकता है। जिस एज में पढ़ाना आदमी शुरुआत की, उसमें जल्दी कोई बिलीव ही नहीं करता है, और जल्दी कोई बोलता है अरे ये पढ़े, ये तो अभी दाढ़ी ठीक से नहीं आ रहा, ये पढ़ाएगा। पॉइंट उसका नहीं है, पॉइंट इसका है कि उसको एडजस्ट नहीं हो रहा है। एडजस्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि ये पढ़ा रहा है, हमसे काहे नहीं हो पा रहा है। पॉइंट ये है, मेरी बात समझ में आ रही है? और जिस दिन मैंने बोला कि जिस दिन ये लग जाए कि जो मैंने पढ़ाया उससे किसी का भला नहीं हो रहा है, सर वो दिन कभी ना होने वाला है ना होगा। लेकिन अगर वो ऐसा दिन आ गया तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं अपडेट करने में बिलीव करता हूँ, जो चीज है वो अपडेट करने में। सच बता रहा हूँ, 24 के लिए जितने भी लोग हैं पूरा दम लगा के रखो, मैंने सारा कुछ तैयार ऑलरेडी किया। मेंस के लिए आपको चिंता कतई नहीं करना है, आप तो प्रीलिम्स के लिए भीड़ जाओ जी। और मैं इस समय से अभी तक जितना भी करा रहा हूँ, ये करंट अफेयर कराने का मात्र वही कारण है, अन्यथा मैं फिर बोल देता कि मैगजीन पढ़ लेना। और इसके बाद मैं इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स सब करा दूंगा, सीसेट वाला पार्ट करा दूंगा, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा। और उसके बावजूद भी तुम्हारा नहीं आया तो मतलब यही है कि तुमने जो है कौवा वाला बात जो है चोंच मारने वाला काम कर लिया। क्लियर है यहां तक? तो लास्ट पर बोल रहा हूं, बाज बनना है कि कौवा? बाज बनिए, उड़ते रहिए, जीवन का नाम लीजिए। और जहां से आप तैयारी कर रहे हैं ना, कम से कम इतना कहे फील करते हो जी कि जहां से लड़ रहे हैं ना, वहां से एक नया इतिहास क्रिएट करने के लिए लड़ रहे हैं। कम से कम इतना तो दिमाग में आना ही चाहिए। सुबह उठने समय ये कि कुछ अलग कर रहे हैं, कम से कम उन भीड़ों में लाखों करोड़ों के साथ तो नहीं कर रहे हैं। भीड़ में एक बार क्लास के साथ उठिएगा तो पूरा करोड़ों लोग, मतलब करोड़ों लाखों लोग एक रोड पे मिल जाएंगे। कम से कम आप उस जगह पे हो जहां पे कम लोग हो, लेकिन इसमें हिम्मत रखते हो कि आज के बाद एक ऐसा इतिहास रचेगा कि काम हो जाएगा। तो भीड़ का पार्ट नहीं बनिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंक्रीजिंग केस ऑफ सुसाइड एंड एजुकेशनल हब्स। दिख पा रहा है? क्या सुन पा रहे हो? तो अभी तक मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो। जो लोग टाइम पे आ गए थे या नहीं आए थे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं एक बार बोल देता हूं, जरा देख लो, उसके बाद हम तेजी में फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो पहला मैंने हेट क्राइम्स पढ़ाया था ना, देख लो एक बार, फिर हम, ताकि वो ना लगे कि छूट गया, फिर मजा नहीं आएगा मेरे को भी, नहीं तो दिन भर ही रखेगा कि छूट गया। पहला मैंने कल हेडिंग डलवाया था हेट क्राइम्स। क्या सब अलर्ट हो या मैं बोले जा रहा हूं खाली? थोड़ा फास्ट रेडी रहो, देह में गर्मी आएगा, तो सुस्ता जाओगे ऐसे करके उसमें चादर ओढ़ के, तो काम जो है बेकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सुबह बोला था ना दौड़ने के लिए, कम से कम कोचिंग जहां से आते हो दौड़िए के आ जाओ। समझ में आ रहा है कि देह में गर्मी रहेगा। यहीं पे यहाँ आते आते पंखा चलाने के लिए बोलो, तब ठीक लगेगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है? सुबह आते तो एकदम ऐसे कट हुआ है चादर 4 गो 5 गो ओढ़ के, उसके बाद मामला। समझ में आ रहा है? टेंशन ठीक है। बाकी जिनका तबियत खराब है, नहीं कि तबियत खराब हो जाएगा, थोड़ा सा उसी में दौड़ लो बस, ठीक है? नहीं कुछ मिले तो पैदल आ जाओ। हम भी कल से साइकिल से सोच रहे आने के लिए, आराम से आएंगे। अरे आज बड़ा है भाई, आज अभी अचानक से, तो अभी तनी सुख में ही हाल है। समझ में आ रहा है? हम सोच रहे थे कि आप लोगों के साथ काठमांडू चलेंगे अभी ठंडी में तो थोड़ा काठमांडू में ज्यादा मजा आता है ना। गर्मी को काटता है तो ठंडी और लोहा भी लोहा को काटता है तो इतना ना हो कि भाई जम जाना एकदम। देखो हेट क्राइम्स में बोला था कि आज तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जाति, धर्म और उसके नाम पे बहुत ज्यादा नस्लभेदी टिप्पणियां होने लगी। जाति के नाम पे, किसी के जेंडर के नाम पे, इस सब पे बहुत ज्यादा भेदभाव बढ़ गया है। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला आपकी जिम्मेदारी है कि हेट क्राइम्स को रोकना है,
खत्म करना है। क्लियर है? ये बहुत दिमाग में रखिए। और ये बात सही है कि गलत है? सही है। आजकल जिसको देखिए ना, किसी को भी धर्म के नाम पे, उसके जाति या किसी नाम पे कुछ ना कुछ बोल ही दे रहा है। जितना राजनीति आजकल हो रहा है सब इसी नाम पे हो रहा है, या तो हिंदुइज्म के नाम पे या जाति के नाम पे, यही सब तो हो रहा है। कहां डेवलपमेंट के नाम पे कौन राजनीति कर रहा है? यादव आ रहा है तो उसको गली आ रहा है ना? ये आ रहे हैं, सिंह जी आ रहे हैं तो किसी और को गली आ रहे हैं, वो आ रहे हैं किसी और को गली आ रहे हैं, लेकिन कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता। तो लॉजिक ये है कि सर ये हेट क्राइम्स बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, ट्रांसजेंडर को भी गाली दिया जा रहा है। ट्रांसजेंडर का गाली तो बहुत पहले से सह रहा है, लेकिन आने वाले समय में बोला उन्हीं लोग का राज होगा। आज से 200 सालों के बाद राज उन्हीं लोग का होगा, लेकिन फिर भी उसके नाम पे भी चिढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके का बहुत सारा प्रॉब्लम है। फिर रंग भेद तो सर पॉपुलर है इंडिया में। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, और गोरे वाले, ये तो सर बहुत पहले से आ रहा है ना? तो ये तो इससे बच ही नहीं सकता आदमी। तो सर ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला। दूसरा मैंने पढ़ा है मियोन्स। मियोन्स वो चीज होता है जो इलेक्ट्रॉन से हेवी होता है, और ये किसी भी चीज के बारे में अंदर लगभग 100 मीटर से ज्यादा अंदर जाकर उसके बारे में पता लगा सकते। जैसे ये दीवार है और हमें पता लगाना है कि इस दीवार में किस मटेरियल से बना। जैसे आप केसरिया गए हैं, गलत सवाल पूछ लिया लग रहा है फिर से। तो केसरिया कम से कम चल जाना यार, ये सबसे नजदीक है भाई, यही तो कम से कम चल जाना। 5 जनवरी को चल जाना केसरिया, ठीक है? कितने लोग हैं ईमानदारी से हाथ खड़े करो। जो नहीं गया वो भी अभी कर लिया हुआ है, करना कौन सारे को पता है। तो सर ध्यान रखना, केसरिया जाओगे तो केसरिया का जो स्तूप बना हुआ है वो किस मटेरियल का है पता लगाने के लिए बहुत लोगों ने रिसर्च किया है ना? तो उसको रिसर्च करने के लिए अगर हम म्योन्स का प्रयोग करते हैं तो आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि किस मटेरियल से बना है। जैसे चाइना ने अभी अपने शहर में यह काम किया, ये जो वॉल है उसका सबसे पुराना है, इसको पता लगाने के लिए काम किया। सर सोचने वाला बात ये भी है कि यार वो ऐसा क्या चीज से बनाते थे कि उनका मॉन्यूमेंट इतना सक्सेसफुल है, आज भी है हजारों सालों के बाद भी। और हमारा सर ये 20-25 साल में तो पुताई रंगाई करने के बाद प्लास्टिक पेंट से लेकर पता नहीं क्या क्या आप लगा दीजिए, तब भी सर झरझर झरझर हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो टेक्निकल चीज है जो समझने वाली है। तो उसको पता लगाने के लिए म्योन्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने म्योन्स के इस्तेमाल में एक बात बताया कि म्योन्स लगभग 10,000 म्योन्स सन रेज के थ्रू आता है, जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 मिनट में इतना आता है। 1 स्क्वायर मीटर का एरिया, उस एरिया में 10,000 म्योन्स पड़ते हैं एक बार में, 1 मिनट में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो म्योन्स हमारे लिए एक दो है, काम का चीज है। इलेक्ट्रॉन से लगभग 207 गुना ये भारी है। तो मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन जो है किसी चीज के अंदर लगभग कुछ सेंटीमीटर जा सकता है, लेकिन म्योन्स जो है उसके अंदर कितना जा सकता है? 100 मीटर से भी ज्यादा। क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे म्योन्स के बाद मैंने पढ़ा था, ये तो विश्व भारती दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जिसको जिंदा में, मतलब चलते हुए विश्वविद्यालय को हमने यूनेस्को में दर्जा दिया। ये इसलिए खासियत है क्योंकि यूनेस्को का नाम क्या है कि ये दर्जा तभी मिलता है जब कोई विश्वविद्यालय बंद हो गया हो, और तब उसको यूनेस्को को देते हैं। लेकिन पहली बार हुआ है पूरे वर्ल्ड में कि विश्वविद्यालय चल रहा हो और उसमें उसको यूनेस्को का दर्जा दे दिया गया हो। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो बहुत सारा चीज है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, लोन दिया गया। लोन देकर किसी भी तरीके से बिजनेस को बढ़ाने का काम किया गया। इसके अंदर और भी स्कीम्स चीजें हैं, लेकिन वो आपको एक बार खाली देख लेना है, बाकी मैंने जितना बताया उतना काफी है। मैंने पढ़ाया था लैब ग्रोन डायमंड। तो डायमंड जो है हीरा, अब जो है वो लैब में बनाया जाता है, और इसलिए ताकि हम जो माइनिंग करते हैं उसको निकालते हैं, सब प्रोसेस से बच सके और इसका डिमांड जो है हम पूरा कर सके। क्लियर है? और मोदी जी जो है जाकर एक दो लोग को दे भी आए हैं। हीरा बड़ा फेमस, देखते हैं लड़की लोग, पता नहीं वो एक मूवी फैला हुआ नहीं, मतलब लड़की लोग का क्या, जैसे ये जो है ना परसेप्शन क्रिएट किया गया, ये लड़की लोग करता ही नहीं इसका। आप आम अपने लाइफ में देखो, कौन ऐसा लड़का जो डायमंड से खुश हो जाता नहीं, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन बना हुआ है। तो डायमंड मिला, अच्छा वो भी आता है डायमंड रिंग लेकर ऐसे प्रपोज करेगा, घुटना लेकर, घुटना अलग लेकर बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है? अब वो प्रपोज कर लड़की खुश हो गई, अरे डायमंड का कुछ नहीं होता है प्रभु। लेकिन सर फिर भी एक परसेप्शन बनाकर डायमंड रिंग ले आया। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, साइकोलॉजी मार्केटिंग में फैल गया कि डायमंड का इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया गया। देखना, और जैसे डायमंड की इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया गया तो एक लड़की को कोई इससे मतलब नहीं है डायमंड वुमेंट से। सच बात ये है, अरे भाई इसको केयर दो, प्यार दो, काफी है। लेकिन उसके बावजूद साइकोलॉजी ये घुमा दिया, और घुमाया तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक घूम गया किसी और ने कि फलना के पति ने जो है डायमंड रिंग दिया, तू हमारे का सोने का दे ले। अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, जो मास मीडिया में ना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। मैं सच्ची बता रहा हूं, सिर्फ केयर और प्यार दीजिए, चाहे लड़का चाहे लड़की चाहे किसी जेंडर को, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारी चीजें मैनेज हो जाती है प्रभु। और आजकल मैंने बोला पेशेंस कम हो गया है, तो पेशेंस रखो, केयर करो, चीजें ठीक होंगी। लेकिन फिर भी ये डायमंड इसलिए कराया गया क्योंकि डिमांड उसके इस लेवल पे था। नेक्स्ट मैंने पढ़ा डिलिमिटेशन। मैंने क्या बोला, साउथ इंडिया का पॉपुलेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है? साउथ इंडिया का पॉपुलेशन घट रहा है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नॉर्थ इंडिया वाले। मतलब हमारे क्या बोला, बच्चे दो ही अच्छे, एक से ज्यादा क्या, दो से ज्यादा क्या, बवासीर। सुनेंगे ना पंचायत वाला? तो सर क्या था उसका पूरा स्लोगन, क्या था बताओगे कोई? पंचायत का पूरा स्लोगन क्या था? अरे एक था खीर, और खीर को बना दिया था बवासीर। तो सर वैसे कुछ लिख दिया था कि मीठे में खाने में अच्छा खीर,
और 2 से ज्यादा बच्चे बवासीर ऐसा कुछ करके बना दिया, और ये स्लोगन जो है हिट कर गया। तो लॉजिक ये है कि ये जो जितना स्लोगन था नॉर्थ इंडिया में लोग इस पे कोई काम नहीं किया, साउथ इंडिया में इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया गया। तो साउथ इंडिया वाले लोगों का कहना है कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमें सीट मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमने जो कुछ डेवलपमेंट किया है वो नॉर्थ इंडिया ने नहीं किया है। और सच बात यह है, अभी इसमें बहुत सारा डिटेल मुझे बताना था, लेकिन इसके अंदर ऐसा ऐसा डेटा है। इधर देखो, सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल में साउथ इंडिया में गए हैं, सबसे ज्यादा एजुकेशन का परसेंटेज साउथ इंडिया में बढ़ा है, सबसे ज्यादा उसके बाद जितना भी डेमोग्राफिक और यूनिवर्सिटीज और इन लोगों की बात करें हायर एजुकेशन की, साउथ इंडिया में पड़ा है। मात्र साउथ इंडिया के 3 राज्य, मैंने कौन कौन बोला था, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, 3 राज्य को अगर मिला दे तो 3 राज्य का इकोनॉमी और डेवलपमेंट हमारे पूरे ईस्ट के राज्यों से ज्यादा है। ईस्ट मतलब पूरा आ जाओ, लगभग वोट वाला पूरा सब मिला के उधर साइड में मिला लो। तो लॉजिक ये है कि साउथ इंडिया वाला ज्यादा डेवलप करा है कि हम साउथ इंडिया वाला। तो साउथ इंडिया का कहना भी ठीक है कि डेवलपमेंट हमने काम किया, तो उस हिसाब से हमको सीट मिलना चाहिए। बाकी ये जो है आपको आगे काम आ जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने बोला चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज का समस्या मैंने नहीं बताया कि असम के अंदर ये दिखाया गया। और चाइल्ड मैरिज जो है 14 साल से पहले जो भी अगर लड़की की शादी अगर हो जा रही है और कोई आदमी जो आसपास के हैं अगर नहीं बता रहे हैं, जिनको पता है, तो उन पे केस होगा। तीसरा, पुजारीज, मुल्लाज, काजी, इन सभी लोगों पे केस होगा जो शादी चाइल्ड मैरिज करवाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? और उसके बाद आगे चलकर मैंने बोला एक पॉक्सो एक्ट है जो किसी भी चाइल्ड मैरिज से पहले के लिए बचाया जाता है। और अगर पॉक्सो के तहत यह है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी 14 साल से कम के जो लड़कियां हैं उनसे शादी कर रहे हैं तो वो जो है उसके शिकार होंगे और उसके लिए सजा मिलेगा। दूसरा मैंने बोला 14 से 18 के बीच में एक और एक्ट है। कौन सा एक्ट है, जल्दी बताओ? जो उस कौन सा, पीसीएम नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा है? अरे नहीं नहीं, ये तो पीसीएमए। तो सर, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसके तहत बोला गया कि कोई आदमी 14 से 18 साल की लड़की से शादी करता है तो इसके प्रति जिम्मेदार पाया जाएगा और उसको सजा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। क्लियर है? और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए मैंने बोला आपको कि चाइल्ड मैरिज जो है, ध्यान रखना, पॉक्सो के तहत बोला गया ये नॉन बेलेबल है। कोई आदमी अगर ऐसा क्राइम करता है तो उसको बेल नहीं मिलेगा, जेल मिलेगा। दूसरा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं है, बिना वारंट को उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्लियर यहां तक है? तो ये दिमाग में रखना। क्या आप आगे सुन रहे हो? अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। थोड़ा नेक्स्ट आएंगे तो सर अलग अलग धर्म के अलग अलग नियम, उसमें चक्कर में नहीं पड़ना। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है इंक्रीजिंग केसेज ऑफ सुसाइड इन एजुकेशनल हब। ये भी बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। ये सारा टॉपिक जो है ना बड़ा काम का है। तो अगर आपको देखने को मिलेगा तो जो एनसीआरबी, पहले लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीआरबी ही जो है बार बार डेटा कलेक्ट करती है, ये न्यूज में हमेशा रहता है और आपको सुनने को मिल जाएगा। और जानकर आपको हैरानी होगी कि सुसाइड किस किस लेवल पे होता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में, कौन कौन से फील्ड में ज्यादा हो रहा है। इसका एक डेटा आपको रटना नहीं, एक डेटा आइडिया लगा लेना है। और ये क्यों आइडिया लगाना है? क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि राजस्थान में कितने लोग सुसाइड किए, ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि सुसाइड का कारण क्या है और सुसाइड का समाधान आप क्या दे सकते हैं। भाई आप आईएएस ऑफिसर हो, आपको मान लो 2 लड़के ने फोन किया, एक पर्टिकुलर आईआईटी कॉलेज का या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का या किसी कॉलेज का, और डीएम को फोन करके बोला कि सर यहाँ पे आज ये 2 लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्या सुन पा रहे हो? अब उस समय आपके पास इंफॉर्मेशन आया तो इमीडिएट आप क्या करेंगे नहीं करेंगे वो भी तो बात का चीज है, लेकिन उस सुसाइड से और भी लोग जो प्रभावित हो रहे हैं और करने के लिए अगर आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए आप क्या करोगे? तो प्रॉब्लम ये है कि आपको सुसाइड में ये डेटा याद नहीं रखना है कि कितने लोग मरे, आपको ये याद रखना है कि आप ऐसा क्या सॉल्यूशन दोगे कि जो आगे का डेथ होने वाला है उससे बचाया जा सके। क्या सुन पा रहे हैं? अब आपको मैं एक ऐसा रीजन बताऊंगा जो हर जगह पे सूटेबल हो जाएगा और हर जगह पे वो लिख देना और कोई माइकल आलू काटेगा नहीं, इनफैक्ट खुश होगा। मैं बहुत बार बोला भी हूं बट फिर भी बोल दे रहा हूं। जहां से साइकोलॉजी शुरू होता है ना, जहां से साइकोलॉजी के बारे में लोग पढ़ते हैं, उन सबसे साइकोलॉजी का बेसिक चीज मैं आपको बस बता दूंगा और उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो जरा डेटा पहले एक बार देख लेते हैं, फिर भी थोड़ा चौंकाने वाला तो है, तो डेटा थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस डेटा को प्रभु याद नहीं रखेंगे कि महाराष्ट्र में इतने बड़े मद में इतने, ये डेटा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ज्यादातर कहां लोग मर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे कहां। तो देखिए उड़ीसा में भी इतने में, उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट है कि महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस हो रहे हैं, स्पेशली इन द स्टूडेंट्स। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरा देखो तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा। सुन पा रहे हो? अगर आप आइडियोलॉजी के लिए देखोगे, महाराष्ट्र मेट्रोपॉलिटन, सपनों का शहर है और वेल्थ जो है ना, धन का हिसाब से मतलब उसका राजधानी है मतलब। तो सर इतना अगर देखोगे तो एक तरीके से महाराष्ट्र जो इतना ज्यादा पॉपुलर और सब कुछ होने के बाद सुसाइड वहीं पे हो रहा है, एमपी के अंदर भी हो रहा है। तो रीजंस क्या क्या है, बस थोड़ा सा हिंट देंगे। रीजंस बहुत सारा कुछ हो सकता है।
शहर में स्ट्रेस लोगों को ज्यादा होगा या गांव में लोगों को स्ट्रेस ज्यादा होगा? शहर में स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि सर आपको हर कुछ बिना पैसे का मिल ही नहीं सकता है, सब कुछ के लिए पैसा चाहिए। अब गांव में आप यहाँ पे नहीं देखते, यहाँ पे लोग जब ठेला लेके आता है और उसके बाद जामुन बेचने यहाँ आता है, तो यहाँ का लोग कथी बोलता है, ए पूरा जामुन हमारो गाय भैंस खा गया, यहाँ जामुन की ना मोतिहारी में। आप समझ पा रहे? हर गांव का आदमी को इस बात का परेशानी है कि मेरा पूरा उधर जो है खा रहा है सब कुछ और यहाँ पे बिक रहा है और आपको लेना पड़ रहा है, और भी जामुन कैसे, तो 200 रुपए 400 रुपए किलो। क्या आप समझ पा रहे हैं? और गांव में वैसे ही है, वैसे ही जाइए हॉल में, क्या है, पॉपकॉर्न एक एक डगरा मकई खा जाइए, हमारा बैल खाता है, यहाँ पॉपकॉर्न खिलेगा 400-300 रुपए में। तो लॉजिक आप क्या समझ पा रहे हैं? स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। और दूसरा, शहर के लोग को स्ट्रेस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सुनने में आया है कि उन लोग को एजुकेशन मिलता है। ध्यान से समझना, एजुकेशन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि समस्या क्रिएट हो जाएगा। मैंने बताया जैसे जैसे आपको नॉलेज मिलेगा ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा। गांव के लोग का सीधा है, गांव के लोगों को नॉलेज नहीं है, तो जब नॉलेज नहीं, मतलब मैं याद रखिएगा, ये नहीं बोलेगा गांव के लोगों को नॉलेज नहीं होता है, मतलब कहने का लॉजिक ये है कि जनरली उनका परसेप्शन क्लियर होता है। कैसे क्लियर होता है? कि पत्नी ही घर का काम करेगी। लेकिन जैसे आप शहर में आते हैं, देखते हैं कि यार पत्नी, लड़का काम कर रहा है, मतलब जो आदमी जिसको पता नहीं है, जो गांव में रहा है और अभी शहर में देखा कि वहां काम करता है, तब इसके माइंड में आता है कि गांव वाला सही था कि शहर वाला सही था। तो ये कॉन्फ्यूजन जो आपको क्रिएट हो जाएगा। फिर ये भी है, गांव में भी है कि पति ही पत्नी का सुताई करता है, तो वह पिटाई करेगा। ये भी गांव में क्लियर है मानसिकता। लेकिन शहर में क्या है, मार के देखो, 2 मिनट में फोन करेगा, उसके बाद हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है कि शहर के लोग को जब जब एजुकेशन और नॉलेज मिलता है तो सर स्ट्रेस क्रिएट करता है। अब देखो इधर गांव के लोग पैसा कमाकर अपने बच्चों को शहर में भेज रहे हैं, महाराष्ट्र में, जहां खर्चा थोड़ा आसान है नहीं। तो इकोनॉमिकल बर्डन इतना ज्यादा है, ऊपर से गार्जियन का प्रेशर इतना ज्यादा है कि बच्चे के पास ऑप्शन बचता नहीं। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। एक कारण सुसाइड का हमेशा कारण बनता है पेरेंट। अब आपको मैं पहले ही बोल देना, बहुत बड़ा है, ब्लेम नहीं है, ये फैक्ट है। कैसे फैक्ट है? देखिए, अगर पेरेंट ने ना ठीक ठाक लेवल पे परवरिश किया है, स्पेशली माता पिता, ये जो एनिमल मूवी आया था, ये जितना सारा मूवी जो आया है, सब इस सब में क्या दिखाया है? मैंने बार बार बोला कि सिंपल, उसके बाप ने अपने बेटे को वैल्यू नहीं दिया, टाइम ही नहीं दिया। वो आता था, उसको प्यार करता था, अपने बाप के लिए, उसके बर्थडे मनाने के लिए उसने कहां से क्या क्या जद्दोजहद किया, लेकिन उसके बाप को उसका परवाह ही नहीं है। तो वो दिमाग में उसके घर कर गया और इसलिए वो जानवरपंथी की तरह काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ा चीज होता है पेरेंटिंग। इसलिए मैंने बोला 0 से 5 ईयर्स तक, जो 5 साल तक जो बच्चे का परवरिश आप जिस तरह से करेंगे, बच्चा वही आपको उस तरीके से ट्रीट करेगा। और इसीलिए साइकोलॉजिकली 5 साल तक का बच्चा का दिमाग में वो चीज बन गया रहता है, परसेप्शन, कि अपने माता पिता के साथ कैसे ट्रीट करना है, जैसा आपने उसके साथ ट्रीट किया है, बन गया रहता है। 5 साल के बाद वो चेंज तभी हो सकता है जब उसको कोई इन्वायरमेंट बहुत बड़ा मिला। जैसे नहीं बोलते हैं कि हम बचपन में हॉस्टल में भेज देंगे बच्चा को, सबसे बड़ा गलती करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते तभी तो आप दूसरे को भेज रहे हो, और जब आप खुद नहीं संभाल सकते तो आप दूसरे से कैसे उम्मीद करो कि आपको अच्छा बना के दे देगा। इसलिए हॉस्टल का बच्चा, मैंने बोला, जनरली काफी नफरत करने लगता है पेरेंट्स से, और बाद में चलकर वो टेररिस्ट वगैरह जितने भी होते हैं ना, मैक्सिमम वो हॉस्टलर्स होते हैं। जरा ध्यान देखिएगा। तो कहने का लॉजिक ये है कि सर इस सुसाइडल प्रॉब्लम्स कहां से सॉल्व हो सकता है? पेरेंट्स से या कोई बाहर का आदमी सॉल्व करेगा? अरे हम कितना भी पॉलिसी बना ले, गवर्नमेंट कितना भी सतर्कता बरत ले, फिर भी सुसाइड तो रुक नहीं रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? आत्महत्या हो रहा है धूमधाम से। अगर पेरेंट एक बात बोल दे कि देख भाई, हम पैसा लगा रहे हैं, तू चिंता मत ही कर कि क्या होगा नहीं होगा, तू बस पढ़, हमको तुमसे उम्मीद ज्यादा है नहीं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं क्योंकि तू मेरा बेटा है, हमको पढ़ाना है, हम पढ़ाना चाह रहे हैं, हमारा कैपेसिटी इतना है, हम इतना दे पाएंगे। सच बोलने में क्या दिक्कत है? लेकिन यहां बिहार के क्या सच नहीं बोलेगा और उम्मीद भी ज्यादा है, उस पास पैसा नहीं है, और जहां तहां से लेके आ रहा है, और जहां तहां से लेके आने के बाद बोझ किस पे डाल रहा है? बच्चे पे। जब उसको सच बोल देता है कि मेरा औकात 20,000 का ही है, भाई 20,000 में तेरे को जो करना है कर ले, मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। कुछ समझ में आया? जब सच बोल देता है ना पेरेंट, तो चीजें आसान हो जाती हैं, बच्चों के लिए भी, गार्जियन के लिए भी। बच्चा को लग रहा होता है कि पापा के पास और ज्यादा है, ये और दे सकते हैं, गार्जियन को लग रहा है कि हराम को इसको कितना दे। समझ में आ रहा है? और ये कॉन्फ्लिक्ट बच्चे पे धीरे धीरे बर्डन बनता है। तो मैंने क्या बोला, सुसाइड को रोकने का गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पॉलिसी जिम्मेदार है, पेरेंट जिम्मेदार है, और सुसाइड को खत्म करने का भी जिम्मेदार सिर्फ पेरेंट ही है। इसलिए पेरेंट अगर सामने से अगर खुल के कुछ बात बोल दे तो क्यों नहीं होता है? बड़े बड़े जो रईस फैमिली है उनको, उनके बच्चे जैसे सुसाइड क्यों नहीं करते हैं? कभी सुनो कि मुकेश अंबानी का बेटा सुसाइड कर लिया? नहीं करे, वो दूसरे को करवा देगा। कभी बड़े फैमिली के बच्चे सुसाइड नहीं किए हैं। जो भी बच्चे सुसाइड किए हैं वो देखिएगा मिडिल क्लास से अपर क्लास में चला गया, लेकिन सुसाइड वही किया है। सुशांत राजपूत
किया ना भाई लगभग। मैंने मैंने फैसला नहीं किया कि उसका सुसाइड था क्या था, लेकिन भाई सीरियस बात है, कुछ उसका एविडेंस मिला नहीं मिला, कब आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लगभग लगभग तो सुसाइड का मामला है अभी तक जो जिस हिसाब से चल रहा है। आपने कभी सुना कि मुकेश अंबानी का बेटा, ऋषि कपूर का बेटा, चाहे किसी फलना का बेटा, चाहे चिल्ला का बेटा सुसाइड किया? नहीं, क्योंकि उनका पेरेंटिंग का तरीका अलग है। क्या अलग है पेरेंटिंग का तरीका? शाहरुख खान का बेटा तो सुसाइड नहीं करता है, ड्रग्स लेकर सोया रहता है, लेकिन सुसाइड तो नहीं करेगा कभी वो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि उनका पेरेंटिंग क्लियर है। क्या क्लियर है? बेटा तेरे से उम्मीद है नहीं मेरे को, तो हम जितना दे रहे हैं उतना लेके रह, मामला खत्म। और हमारे गार्जियन क्या है, बहुत दे रहे हैं तुमको, नहीं किया ना सुताई करेंगे अलग से। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये बच्चा सोचता है कि यार पैसा का भरपाई करे कि पढ़ाई करे। तो इसलिए कम से कम आप जब पेरेंट अगर आने वाले समय में जो बनने वाले हैं, तो कम से कम ये क्लियर कट करके इजी कर दो कि भाई मेरा इतना सैलरी है, मैं तेरे को इतना दे सकता हूं, इस कॉलेज में दे सकता हूं अपना बेस्ट, ठीक। अब तेरे को देखना है इसमें तू क्या कर सकता है, मैं तेरे पे कुछ थोपूंगा नहीं, उसके बाद तू अपना रास्ता बना ले। इजी हो गया लड़के के लिए। अब कोई टेंशन नहीं है। बोला हाँ जब कोई प्रॉब्लम हो मेरे से बात करे ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोल दोगे ना काम आसान हो गया। लेकिन बिहार के गार्जियन कहीं बोल पाएंगे? अब बोलने जाओ तो पहले चप्पल निकालेंगे। जैसे बोले पापा प्यार अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया, प्यार हुआ तो 2-3 बार इतना बार पड़ा कि खत्म। अब वो कहां बोलेगा, किससे बोलेगा? तो किसी और फलाना ठिकाना से। तो सुसाइड का केस जरा देखिएगा, सुसाइड इन इंडिया, एक ग्रुप याद रखना, एनसीआरबी, ये डेटा हमेशा आता है। तो सर एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2021 shows that student suicide had gone up drastically during the COVID-19 pandemic in 2020-21 and have been steadily rising in the last 5 years। पिछले 5 साल से सुसाइड का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अभी कोविड-19 के बाद प्रताड़ना भी बढ़ गया है, ठीक है ना। ये दोनों चीज, वायलेंस वगैरह सब कुछ बढ़ गया है। इसलिए तो सर एनिमल जैसा मूवी सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जाकर वही निकल रहा है। बाकी कोई और रीजन नहीं। एनिमल में कुछ है कुछ नहीं, जानवरपंथी ही तो है। महिलाओं को पूरा शोषण दिखा है, महिलाओं को कोई इज्जत ही नहीं मिला है, महिलाओं को एकदम पूरा तरह से दिखा दिया, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। आजकल महिलाएं सिर्फ जो है ना उपभोग की वस्तु ही बन गई हैं, बाकी और कुछ नहीं रह गया। तो लॉजिक इस तरीके का है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे आप बनिएगा वैसे फिल्म दिखाया जाएगा, बात खत्म। महिला भी वैसे ही जाएंगे तो होगा। लॉजिक है दूसरा कि सर अगर हम बात करते हैं, एक डेटा दिखाते हैं बिहार का, देखते हैं जरा। ओवर 13,000 स्टूडेंट्स डाइड इन 2021, 13,000 बाय इन इंडिया एट द रेट ऑफ मोर देन 35 एवरी डे। मतलब हर दिन में 35 से ज्यादा मामला निपटा रहे हैं। ए राइज ऑफ 4.5% फ्रॉम दी 12,526 डेथ इन 2020 विथ 864 आउट ऑफ 10,732 सुसाइड। तो सर जरा देखना, ये जो रेट है ना, पूरा याद रखे या नहीं रखे। महाराष्ट्र हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट सुसाइड इन 2021। याद रहेगा ये महाराष्ट्र वाला खाली पॉइंट लिख लो, उसके पीछे आसान रहेगा। महाराष्ट्र हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड। 2017 के अंदर 4711 वीमेन स्टूडेंट डाइड बाय सुसाइड। 4711 लड़कियां लगभग सुसाइड करके मरी। 2021 की बात करें तो डेथ इंक्रीज टू 5693, और 2021 में आते थे लगभग महिलाओं की संख्या 5693, लगभग 6000 के करीब। अब आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट जो डेटा दिखाई होगी कम दिखाई होगी, ज्यादा दिखाई होगी? थोड़ा तो कम ही दिखाई होगी। तो सर 10,000 होगा तो 5,000 दिखाएगा। 50-50 मामला लगभग चलता है। और आगे ज्यादा देखिए, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के तहत कहां कहां 122 स्टूडेंट फ्रॉम IIT, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन डाइड बाय सुसाइड ओवर 2014 से 21, और 68 ऑफ 122 बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। 122 में से 68 जो डेथ हुआ है वो शेड्यूल कास्ट में हुआ। और मैंने एक दिन आपको बोला था, अगर याद हो तो, कि IIT के अंदर क्या होता है, पहले मिल जाता है आरक्षण, तो उसने क्वालिफाई किया 43 नंबर पे चला गया। जनरल को क्वालिफाई करना था 127 नंबर पे। क्या सुन पा रहे हो? तो SC ने क्वालिफाई कितने पे किया? 43 पे। 43 पे उसका एडमिशन कहां हो गया? IIT में। जनरल वाले का कितने पे क्वालिफाई हुआ? 127 पे। तो जनरल वाला ज्यादा मेहनत किया था या SC वाला मेहनत किया था? जनरल वाला। अब ध्यान से देखना, लेकिन चूंकि हमारा फर्ज है कि हम उसको वहां पे पहुंचा दिए, अब वहां पहुंचाने के बाद आप मुझे बताओ, वहां पे तो कोई आरक्षण नहीं है, तो भाई वहां पे आपको उतना ही नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए जितना एक जनरल लेके आएगा पेपर क्वालिफाई करने के लिए। अब SC ST स्टूडेंट को वहां पे प्रॉब्लम है। तो मैं तो सामने, ये तो मेरे बहुत सारे सामने का चीज है। तो नॉर्मली ये बात मैं बहुत पहले भी बोला था, तो उस समय SC ST को लगने लगता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा सिलेबस, इसलिए IIT के तहत अधिकतर जन बच्चे उसमें चले जाते हैं। और आप देखो 122 में से 68, मोर देन लगभग 60% से ज्यादा है, 70-80%। तो उनको वहां पे आरक्षण देखिए। इसलिए मैंने बोला कि जितने भी SC और ST के स्टूडेंट हैं, कभी भी ये मत सोचना कि हम क्वालिफाई सिर्फ अपने रैंक पे करेंगे या अपने नंबर पे करेंगे। हमेशा सोचना हम जनरल का नंबर लाकर तब क्वालिफाई करेंगे। कुछ बुझा रहा है? इसलिए जनरल पे क्वालिफाई कर रहा है। अगर जनरल का कट ऑफ 122 है तो आपको 122 टारगेट करके जाना है।
ये मत टारगेट करके चलिएगा कि हम तो 68 पे क्वालिफाई कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं, मारे जाएंगे। समझ में आया? और इसलिए कुछ लोग मजाक बनाते हैं, हालांकि इस बात में मैं बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन कुछ लोग मजाक इस बात पे बनाते हैं कि एक आदमी जो आईएएस बना वो किसी लोअर कैटेगरी का था, वो मात्र 68 नंबर लेके आया। क्या समझ में आ रहा है? और एक जो है जनरल कॉर्पोरेशन का था जिसको क्वालिफाई 122 पे करना था, हो सकता है पांचों अटेम्प्ट दिया, उसको मात्र 121 है, आईएएस नहीं बन पाया। वो आईएएस नहीं बन गया क्रिमिनल। समझ में आया? अब ये जो आईएएस वाला जो बना है, ये कितने नंबर बना है? 68 पे। चोर जो है, चोर जो बन गया है, जो क्रिमिनल बन गया है, उसको कितना आया था? 121। तो दोनों के माइंड में फर्क है कि नहीं है? ये कुछ लोग लॉजिक देते हैं। तो सर इसलिए पुलिस जो है पकड़ नहीं पाती है क्रिमिनल को, क्योंकि क्रिमिनल 121 लाया था आईएएस में, और जो है ये कितना लाया था? 68 लाया था। तो दिमाग उसका ज्यादा पहले से तेज चल रहा है। इस बात में कहीं से भी मानता नहीं हूं, कहीं से बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी इस बात का छिटपुट जो है क्या बोलते हैं, सोसाइटी में बात चलता रहता है। तो लॉजिक इस बात का, फिर से मैं बोल रहा हूं, किस पे क्वालिफाई करना है? जनरल पे। चाहे आप किसी कास्ट को, किसी धर्म को, कोई फर्क नहीं पड़ता। 122 यूपीएससी के प्री में आपको क्वालिफाई करने के लिए 100 नंबर चाहिए, तो 100 नंबर पे आपको निकालना है, बात खत्म। कुछ समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? ये नहीं कि हम 43 के हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सारा पॉलिटी पूरा पढ़ा दिया, हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि हमको 43 लाना है, उसके बाद चले गए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट। बाकी मरोगे वहां पे, चूंकि लवासना में जाओगे, वहां पे मान के चल रहा है कि सब वही पढ़ के आया है। लवासना में कोई आया नहीं, वहां पे कोई आरक्षण नहीं है लवासना में। अब वहां पे आप क्या बोलोगे? हम तो 43 पे आए हैं, पीछे से उठा के बोल देना तुम, हम 43 पे आए हैं। उसके बाद जब आपको उठा के कहा ले जाएगा, वो आप जा लेना फिर। तो इसलिए वहां पे बहुत सारे लोग लवासा में सुसाइड इसलिए नहीं कर पाते हैं कि कुछ समय लोगों का दिमाग डेवलप हो गया रहता है, तो जनरल वाला उसका मदद कर देता है, या कोई और उसका मदद कर देगा कि चल तू आधा ये पढ़ ले यार, मैं पढ़ लेता हूँ, दोनों मिलकर डिस्कशन कर लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन आईआईटी में तो बच्चा इमैच्योर है, अभी तो नया नया 11-12 का, उसका दिमाग इस बात पे कि सिर्फ हमको अपने से मतलब है, तो मदद करता ही नहीं है, उसका खुद बर्डन रहता है। लेकिन लवासना में चीजें आसान हो जाती हैं, तो दोनों में फर्क है। तो खैर, क्या बोला? सुसाइड रेट बढ़ गया है, ये दिमाग में रखना। बाकी और चीजें इसमें बहुत ज्यादा काम करनी है। मैं देखो, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, कभी किसी को लगे तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, मेरा टोल फ्री है, समझ में? बाकी यहाँ पे कोई नंबर ऊपर जो है, मेरा नंबर वहां आगे आओ, गूगल बात। और रात में कोई 2 बजे फोन करे, सब सुसाइड करने जा रहे हैं, हम मर जा आसन तक ही आसानी से जो है भीड़ कम हो। पढ़ाई करिएगा, उसमें मजा है। समझ में आ रहा है? अभी एक एक्टर मरा था जिसको ऑस्कर के अवार्ड 2 दिन पहले ही न्यूज में था। हाँ, जो कोई उसको ऑस्कर मिला हुआ था शायद, हाँ, तो वो मर गया ओवर ड्रग्स के कारण, ओवर यूज ऑफ ड्रग्स। सोचिए, इतना अच्छा लाइफ और ड्रग्स पी के जो मामला निपट गया, इस तरह का होता है। अभी एक आदमी बहुत अच्छा सुधर रहा है, वो है रणबीर कपूर, ठीक ठाक लेवल पर सुधर रहा है वो, मतलब वो नेचुरली, और लगता है कि वो सही इंसान है। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे बहुत सारे लोग ड्रग्स बहुत लेते हैं, तो उसके चेहरे पे वो दिख जाता है कि उसको, मैंने बोला ना, अधिकतर महिलाएं जो मॉडलिंग करती हैं उसमें ड्रग्स का मात्रा, वो लोग बिना ड्रग्स के लिए उनका कभी भी बॉडी उस लेवल पे बन ही नहीं पाएगा। तो जनरली वो ड्रग्स एडिक्टेड है, और वो ड्रग्स एडिक्टेड के कारण उनको बाद में समझ में आता है, तो जनरली उसी पे तर्ज पे चलता है वो, उनको उसमें मोह माया नहीं रहता है। बहुत कम उसमें है जिसमें नेचुरली वो काम जो हो पाता है, और ये सबको बात पता है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को पता है कि क्या होता है। समझ में आ रहा है? बट फिर भी वो माना हुआ है बात है, लेकिन बाद में जो है असरकारक जो है, तो कुछ बहुत सारे कम लोग हैं जो नहीं लेते, जैसे अक्षय कुमार टाइप है। तो अक्षय कुमार जो है वो देखिएगा तो उसका जो फिटनेस है वो बड़ा नेचुरल फिटनेस है, वो दौड़ दौड़ के है, वो बाल पका हुआ फिर भी वैसे रहता है, वो नहीं कि ड्रग्स लेके जो है यंग हो गया। भाई यार, यंग लेने वाला ड्रग्स भी आता है कि आप नौजवान बने रहे, हालांकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, बट फिर भी लेते हैं कि उस तरीके से मेंटेन करके रखें। तो सर उस सब चक्कर में पड़िएगा मत, ऐसे आगे मिलेंगे आपको। आईएएस लोग को भी ऑफर होता है बूढ़े बूढ़े आईएएस ऑफिसर। टिनेडा भी हस्बैंड को देखें, अरे देखे देखें चश्मा वाला बड़ा बर्बाद हुआ बेचारा वो, अब उसको सब ज्यादा प्रेशर है कि हमको यंग दिखना है। अब सर इस तरीके के कांड आईएएस ऑफिसर्स में होते हैं, और सब लोग बोलते नहीं है। कौन बोलता है? एक आईएएस ऑफिसर बोली थी, उसका न्यूज ही नहीं आता है, बहुत अच्छे से बोली थी। खैर चलिए, अभी फिर आएगी वो। नेक्स्ट है गूगल बार्ड एंड एआई जेनेटिव चैटबॉट, लास्ट है, उसके बाद हम लोग आज इतना ही क्लास करेंगे। ठीक है जी, रेडी हो? तो एक तरफ हेडिंग डालो, पहले एक देखो ये लिखा हुआ है BARD, इस पे लिखो हाईलाइट करके एक लाइन अदर, और दूसरी तरफ लिखना चैट जीपीटी, जैसे यहां लिखा हुआ है, तो चलो लिखा हुआ है, एक तरफ लिखोगे बार्ड, दूसरी तरफ चैट जीपीटी, पहले लिख लो ये लिख के ले लो, ये क्वेश्चन मेंस में आएगा, साइंस एंड टेक में। अब लोग सर सब बोल दो, अरे सब सब्जेक्ट मेंस का अलग अलग होता है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन अलग आएगा। ये ग्रेजुएशन वाला थोड़ी है कि 5 को क्वेश्चन 32 को में से 5 को कर लेना है, मामला निपटा देना है। ग्रेजुएशन वाले का पढ़ाई अलग लेवल पे चलता है, पतला गैस पेपर, 5 क्वेश्चन टिक मार लेना है, पढ़ के जाके दे आना है। समझ में आ रहा है? और एकदम जो है मामला फ्री रहता है। अच्छा, उसमें से बच्चों को भी लगभग पता तो चले जाता है कि कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा।
बच्चों को भी पहले से पता रहता है, कुछ टीचर्स पहले से बता भी दिए रहते हैं कि लेके पढ़ लिया, बना के आ जाइए। ग्रेजुएशन में नहीं होता है क्या? अरे मैं तो यहाँ पे आके पहली बार देखा कि ग्रेजुएशन एग्जाम ऐसा भी होता है भाई। मैंने यहाँ तक लाइफ में ऐसे कसम से कभी मैंने बिलीव नहीं किया था, क्योंकि मैं इधर रहा नहीं था तो मेरे को पता नहीं था। जब मैं आया इस 1 से 1.5 साल के अंदर मैंने बड़ा यूनिवर्सिटी का गजब गजब हाल देखा। रात में या 3 दिन पहले टीचर ग्रुप में आराम से क्वेश्चन ही भेज दे रहे हैं कि कल एग्जाम है, 2 दिन बाद इसको पढ़ लेना, उसमें से अच्छा सटीक लड़ जा रहा है। गजब है। बच्चा जो है 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटा में बैठ के मस्त 1.5 घंटा में बढ़ा कर पेपर एकदम टंच हो गया, 1.5 घंटा 2 घंटा में, क्योंकि पहले से पता है, वो तैयार कर लिया है तो क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन उसमें भी कुछ बकलोल सब होता है। जब क्वेश्चन पेपर दे दो तब उसको कुछ समझ नहीं आता है। अरे ये अच्छा दिखाया 12th फेल मूवी में, कहता है हराम खोरो, अब पिछले बार तुम लोग को सारा पर्च दे दिया था फिर भी सब फेल हो गए, इस बार हम खुद लिखेंगे बोर्ड पे, तुम लोग छापोगे तब जो है, ताकि तुमको जो है कोई टेंशन ही ना रहे। ये सिस्टम है। देखिएगा जरा, देखो मैंने कल बताया था जीपीटी के बारे में, मैंने बोला था अभी इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे काम। तो पहले प्लीज 1-2 पॉइंट लिख लो, दो। पहला इधर बार्ड में ये जो है ये लिखना है लैम्डा, ये पहले लिख लो, ठीक है। ये जितना न उतना लिख लो, ताकि मेंस में सिर्फ रट लेना इतना बिना तो काम हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहे तो उड़ेल देना वहां पे। तेजी में इसको खाली छाप दो, मैं समझाता हूं फिर उसके बाद। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि बार्ड है किसका, गूगल का है कि माइक्रोसॉफ्ट का है? पहला बात गूगल का है। चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट का कंपटीशन में गूगल ने अपना बार्ड बनाया, और इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस यहां देखेंगे, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस उधर देखेंगे। तो जो मेन है वो बता देता हूं, छाप लिए। तेजी में हाथ बढ़ाओ, तेजी में 200 की स्पीड से। मन शांत रखना है, हाथ तेजी में बढ़ाना है। मन में सर शांत नहीं रहता है, हाथों तो तेज में हो ही जाता है। मन मतलब मन नहीं है कुछ लोग का, मन जो है सबसे ज्यादा इस दुनिया में तेज वही भागता है। मन की गति से तेज तो कोई इस दुनिया में बना ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पुष्पक विमान मन की गति से चलता था, अब आज तक उसका एविडेंस मिला नहीं है, तो क्या बताया जाए। लेकिन फिर भी जो है हिंदुइज्म वाला भौकाल बना के रखता है। अमेरिका उधर जैसे बोलता है कि हमने ऐसा विमान बनाया है जो मन की गति के लगभग बराबर चलेगा, तब तो भारत क्या कहता है, देखा रामायण में पहले 1000 साल पहले बन गए। वो कहते हैं भाई बाप, ये जो है ना तुम्हारा ही इंडिया का एक आदत नहीं है कि जो भी कुछ बोलता है उसके पहले इंडिया वाले बोल देता है ऋषि महादेव सब पहले ही बहुत कुछ बना के चले गए। इंडिया का एक बहुत बड़ा आदत है ये। हो सकता है मानते, लेकिन कौन जानता है यार, प्रेजेंट में तो इसने बनाया ना, प्रेजेंट में इसने बनाया, तो इसका कम से कम करो शाबाशी। चलो लिख लिए। देखो ठेठ भाषा में समझो पहले आराम से, नहीं तो इसका टेक्नोलॉजी जो है बहुत लंबा लंबा चीज है, इसमें उतना समझने की जरूरत नहीं है। पहला, बार्ड जो है ये 2 बेसिस पे काम करता है। देखो इसमें एक तरफ चैट जीपीटी में जीपीटी 3 लिखा है, इसमें कहीं पे इंटरनेट आपको दिख रहा है। बार्ड को चलाने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है, लेकिन जीपीटी को चलाने के लिए आपको डेटा जो फीड हुआ है उसी बेसिस पे चलेगा। एक वो आता है कारवां रेडियो आता है, कारवां, जिसमें लगभग 500 या 2000 4000 गाने होते हैं, रेडियो आता है, और वो उसमें गाना ऑलरेडी है ना, तो उसको किसी फ्रीक्वेंसी की जरूरत है ना उसको किसी इंटरनेट की जरूरत है। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? सारे गामा कारवा करके एक रेडियो बना दिया गया, उसमें आप एकदम किशोर कुमार से लेकर पूरा जो गाना है पुराना सब भरा हुआ है, आराम से सुनते रहिए। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ क्या वो डेटा पे चल रहा है या इंटरनेट पे चल रहा है? डेटा पे चल रहा है। तो सर वो क्या हो सकता है? क्या हम उसको चैट जीपीटी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। चैट जीपीटी जब ये बात समझ गया, इधर देखो कि अगर हम डेटा जो फीड किए हैं सिर्फ उतना ही काम करेगा, और बार्ड वाले ने दिमाग लगाया कि हम इंटरनेट पे काम करेंगे, तो इंटरनेट पे तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, लेकिन जो चीज में डेटा फीड है उतना ही में से कुछ दिखाएगा आपको। अरे हाँ है ना, मॉल जानते हैं ना, तो मॉल में या मिनी मॉल में कैसे वो लोग बोलता है कि जब आप बाहर गेट के बाहर निकलेंगे तो आपका टी 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 बजने लगता है, कुछ चुरा के भाग रहे हैं तो। अरे नहीं होता है बहुजन चुराने वाला भी होता है। देखिए ध्यान से, तो क्या करता है वो जो स्कैन करता है प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को स्कैन कर रहा है तो इंटरनेट से कर रहा है कि पहले ही डेटा उसका फीड है, सारे प्रोडक्ट का डेटा फीड है, उसमें उतना ही डेटा है जो उस प्रोडक्ट उसमें अवेलेबल है। तो पहले प्रोडक्ट पहले डिसाइड किया जाता है कि 100 प्रोडक्ट होंगे इस जगह पे। क्या समझ में आ रहा है? 100 प्रोडक्ट का डेटा उसमें डाल दिया गया,
वो जैसे ही स्कैन करता है वो स्कैन कर लेगा। आप अगर उसको स्कैन करना ही होता तो आप क्या करो, बाहर के कुरकुरे लेते जाओ अपने पॉकेट में साथ में, और वहां पे लेके रख दो, और वो आप उसको दो स्कैन करने के लिए। अरे पॉसिबल है छोटा छोटा मिनी मॉल में, तो कुरकुरे लेके गए जहां से आप सामान ग्रोसरी लेते हैं, आप एक कुरकुरे बाहर से लेके चले जाओ और उसको वहां पे दे दो, 5 रुपया 10 रुपया वाला, उसको भी स्कैन करेगा वो स्कैन नहीं हो रहा है। अब वो परेशान हो जाएगा। हम इसलिए बोले कि ये 2 बार किए हैं। समझ में आ रहा है हमको नहीं, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था ना कि यार कैसे स्कैन कर ले रहा है भाई, मेरे दिमाग में नहीं वो जल रहा था क्या हो रहा है, ये ज्यादा दिन का बात भी नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा। जैसे दिया एगो कुरकुरे दिए, एगो चिप्स दिया 5-5 रुपया वाला, वो स्कैन करके परेशान है, क्या हो गया, ये सिस्टम खराब हो गया, क्योंकि उसके पास डेटा ऑलरेडी फीड है, और डेटा फिट है तो सर क्या वो उतना ही सेंसर करेगा जो डेटा है, या और चीज का भी सेंसर करेगा, उतना ही करेगा। आप अपना घर से हेलमेट लेके अंदर जाते हैं तो काहे नहीं स्कैन कुछ करता है, काहे नहीं कुछ टीटीटी बचता है, क्योंकि उसे स्कैन का डेटा प्रोडक्ट उसके पास है ही नहीं, वो सिर्फ उतना ही चीज को फीड करेगा जो उसके डेटा के अंदर फीड है। अब कुछ लोग जो जिसको पता नहीं होता उठा के चल देता है। बहुत से नहीं याद है, ये रखर लग उठा। तो लॉजिक क्या है, इधर देखो, चैट जीपीटी डेटा पे काम करेगा कि इंटरनेट पे, डेटा पे। लेकिन अगर जो चीज इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो बहुत तरीके से काम कर सकता है। इंटरनेट पे यू कैन सर्च एनीथिंग। तो आप मुझे बताना, माइक्रोसॉफ्ट के बाद समझ में आ गया कि गूगल वाला ने दिमाग लगा दिया है, इसका मतलब इसके पास बहुत ज्यादा डाइवर्स चीज आ जाएगा टॉपिक, और हम कुछ लिमिटेड में गेम खेलेंगे। कुछ बुझा रहा है, लेकिन फिर बता रहा हूं, अभी पॉपुलर बार्ड ज्यादा है कि चैट जीपीटी आपने ज्यादा सुना है? चैट जीपीटी आपने ज्यादा सुना है। तो चैट जीपीटी ज्यादा इसलिए सुना क्योंकि पहली बार इसने लॉन्च किया है। बट अगर फीचर्स की बात करें तो इंटरनेट में वेरिएशंस ज्यादा हो जाएगा। तो सर माइक्रोसॉफ्ट अभी इंटरनेट पे काम करना शुरू कर दिया है कि हम चैट जीपीटी को इंटरनेट पे काम करवाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि कॉम्पिटिटर आ गया है गूगल। कुछ बुझा रहा है? और जैसे ही इसने इंटरनेट पे काम करना शुरू कर दिया, मामला डन। उसके बाद फिर चैट जीपीटी को कोई बीट नहीं कर पाएगा। कुछ बुझाया? तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, सिंपल, कि डेटा जो फीड है उस पे काम करेगा चैट जीपीटी, लेकिन बार्ड किस पे काम करेगा? इंटरनेट पे। यहां तक सफा चट बोलो ना? ठीक है। उसके बाद दूसरा बात है लैंग्वेज मॉडल। तो लैंग्वेज मॉडल में आप रख लेना, क्योंकि इसमें जितना आप समझोगे उतना हमारे काम का नहीं है, हम जितना है मेंस पे लिख दें, बात खत्म। तो लैम्डा मॉडल जो है इसमें काम करेगा बार्ड में, जबकि चैट जीपीटी इसलिए है क्योंकि जीपीटी-3 एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को उसमें इनकोड किया गया, उसी के नाम पे है चैट जीपीटी। पहले यहां तक क्लियर है? तो 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा है इंफॉर्मेशन कट ऑफ। देखो इंफॉर्मेशन कट ऑफ में है कि कितने समय तक कोई चीज जो है काम कर रहा है, कितने समय तक उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, कितने समय के बाद वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। इसका भी बहुत बड़ा समस्या है, तो इसीलिए ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए मैं तो डिटेल में ले जाऊंगा। चैट जीपीटी का कहना है कि 2021, ध्यान से समझना, 2021 जब उसने पहले लॉन्च किया था तो सबको कहना था कि हमारा जो लैंग्वेज मॉडल है वो 2021 तक एक काम करेगा, लेकिन 2021 के बाद हमको फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने डेटा फिट किया था कि इंटरनेट था। देखो लैपटॉप जब आप खरीदते हैं या किसी को खरीदना होगा तो लैपटॉप में 2 फीचर्स होते हैं, ध्यान से समझना, ये कभी भी आपको काम आएगा। एक होता है डॉस, समझ में आ रहा है? तो एक लैपटॉप होता है जिसमें डॉस होता है, एक लैपटॉप होता है जो विदाउट डॉस होता है। तो डॉस का काम क्या है समझो। डॉस का काम है, क्या सब सुन पा रहे हो? डॉस का काम है कि मान लो अभी कौन सा विंडोज 11 आ चुका है, कुछ समझ में आ रहा है? देखो पहले विंडोज 98 आया, उसके बाद विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11। तो विंडोज 11 अगर आ गया मान लो, ध्यान से समझना, हर बार विंडोज 9 अपडेट हो रहा है कि नीचे जा रहा है? अपडेट हो रहा है। तो कुछ लैपटॉप जो आपने खरीदा है उसमें सिर्फ विंडोज 7 ही मान लो चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपने एक लैपटॉप लिया जिसमें डॉस का फीचर है, तो डॉस का फायदा यह है कि आने वाले कभी भी हजारों लाखों सालों में कोई भी नया विंडोज आएगा उसको सपोर्ट कर देगा। कुछ बुझा रहे हैं? यानी कि एक आपने ऐसा फोन लिया जिस फोन का फीचर था कि सिर्फ 5G चलेगा, सुन पा रहे हो, लेकिन एक दूसरा फोन कंपनी निकाला और बोला कि आने वाले समय में 1000G आ जाए, चाहे 10G चाहे 9G, वो मोबाइल सपोर्ट करता रहेगा। तो कौन सा मोबाइल लेना ठीक रहेगा आपके लिए? मोबाइल के हिसाब से वो वाला फोन जिसमें कि कभी अब सब देखो 5G आया, सब लोग 5G सिम लेना शुरू किए, 5G फोन लेना शुरू किए, फिर 6G आने वाला है, फिर 6G फोन, फिर 6G है। लेकिन कोई आदमी ऐसा मोबाइल लेके समझदार कि भाई अब इसमें कोई भी 6G 7G आए इनेबल हो जाएगा, तो लेके रख लो ताकि झंझट ना रहे, आया ना? तो वो इस तरह से जो है काम करता है। तो सेम चैट जीपीटी का प्रॉब्लम यह है कि इसको बार बार अपडेट करना पड़ेगा, हर बार नया नया डेटा फीड करने का, इसलिए ये जो है दिमाग में एक बहुत बड़ा उसको डिमेरिट लगा। आगे एक्सेस इसका लिमिटेड है। देखो गूगल का एक्सेस लिमिटेड है। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि इंटरनेट जब भी यूज करेगा तो इंटरनेट का एक नुकसान भी है। क्या है? देखो इंटरनेट को चलाने के लिए आपके पास स्पेस चाहिए, ध्यान से समझो। जैसे 1 GB 2 GB 3 GB,
तो स्पेस आप स्टोर करेंगे। जैसे गूगल फोटो में बहुत लोग फोटो स्टोर करते हैं ना, तो गूगल फोटो में भी बहुत लोग का फोटो भर गया है। फिर एक्स्ट्रा उसमें आप स्पेस खरीद सकते हैं, 100 रुपया 200 रुपया देके 1 GB 2 GB आप ले लेंगे, फिर उसमें आप स्टोर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो लिमिटेड इसलिए क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। यहाँ पे अनलिमिटेड हमने स्पेस दिया क्योंकि हम डेटा फीड कर रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से स्पेस जो है बढ़ा घटा सकते हैं। क्लियर है? आगे आना लास्ट, यहाँ पे लिमिटेशंस दिया हुआ है, तो बायस्ड ऑफ इंटरनेट, बायस्ड ऑफ डेटा। तो दोनों का नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि इंटरनेट की चीजों को हम भी बायस कर सकते हैं, जो डेटा है उसको भी बायस कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अच्छा, डेटा कैसे बायस कर सकते हैं? हमने डेटा सिर्फ वही फीड किया जो हम चाहते थे लोग देखें। अरे क्या बुझा रहा है? और इंटरनेट पे हमने वही चीज चलाया है जो लोग सर्च, मतलब आप सर्च भी करोगे, माना आपने कुछ भी सर्च किया, सर्च में जो पहला लिस्ट पे आएगा, ये तो आपके हाथ में नहीं है कि वो किसका आएगा। आपने सर्च किया लेट से चैट जीपीटी, चैट जीपीटी के लिए 1000 वेबसाइट खुला। अब 1000 वेबसाइट में से सबसे टॉप पे जो वेबसाइट रहेगा, वो जिम्मेदारी किसकी है कि उसकी वेबसाइट को पहले पे दिखाएगा? आधा से ज्यादा लोग, मुझे बताइए, जब सर्च होता है तो पहला वाला पे क्लिक करते हैं कि निचला वाला पे? पहला वाला पे। तो पहले वाले पे किसका होगा, ये भी तो डिसाइड करने वाला वो आदमी होगा जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है ना? तो बायसनेस दोनों तरीके से अवेलेबल है। क्लियर है जी? तो फिर से लास्ट पे बोल रहा हूं, बस इतना याद रखना, बार्ड किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का या गूगल का? गूगल का। चैट जीपीटी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। अब उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि डाटा और इंटरनेट वाला, तो इंटरनेट और डेटा वाला में मुझे बताइए, इंटरनेट किसका है? बार्ड का है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का? तो बार्ड वाला, यानी कि इंटरनेट जो है, बार्ड जो है उस पर सपोर्टिव है, जबकि चैट जीपीटी किस पे फीड है? डेटा फीड है। क्लियर है यहां तक? चलो अब जरा थोड़ा सा आगे आते हैं। ये पॉइंट एक लिख लो पहले, लिखिएगा, एक और होगा ना, लिखिएगा, हाँ बार्ड लिखिएगा। बार्ड इज अ लाइट वेट, बार्ड इज अ लाइट वेट, लिख लो फीचर एक बस, बार्ड इज अ लाइट वेट एंड अब इसके बाद लिखना इट रिक्वायर्स अब यहां से छापना, इट रिक्वायर्स के बाद लेस कंप्यूटिंग पावर इनेबलिंग इट टू स्केल मोर यूजर, लेस कंप्यूटिंग पावर इनेबलिंग इट टू मोर कंज्यूमर्स। हो गया? ठीक है। अच्छा, लैम्डा का फुल फॉर्म प्लीज लिख लेना, जहां पे लिखो, जहां पे भी लैम्डा लिखो लिख लेना, लैंग्वेज मॉड्यूल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, इसको लिख लीजिएगा, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। ये मुझे लगता है यूपीएससी में क्वेश्चन का चांस इसका कम है, बीपीएससी में पूछ लेगा। लैम्डा, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। और मैं हमेशा एक बात आपको पहले ही बोला हूं कि जो टॉपिक मैं पढ़ा देता हूं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक ओपन करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं घर आके नहीं खोलवाऊंगा। वो जो टॉपिक खत्म हो रहा है जाकर क्वेश्चन बैंक देख लो, अब नहीं देखो उसके बाद आके आप बोलोगे नहीं हुआ नहीं हुआ। क्वेश्चन बैंक देखना आपके, क्वेश्चन बैंक कैसे, मतलब एक टीचर अगर क्वेश्चन बैंक करवा भी दे, मान लो मैं करवाऊंगा, उसके लिए तो चिंता मत करना, मैं करवाऊंगा, जितना हो सके मैं उतना करवा ही दूंगा, पूरा करवा, इस बार तो सब करवा दूंगा। लेकिन फिर भी आप सोच के देखो कि आप पढ़ने के बाद अगर आपके अंदर से खुद इच्छा जाहिर नहीं हो रहा है कि आप पिछले 10-15 साल का क्वेश्चन बैंक देख ले, तो कैसे स्टूडेंट हो भाई? वो तो खुद को इच्छा आना चाहिए कि यार इस बार मजे से कर रहे हैं, तो पूरा देखते चलते हैं, 15-20 साल का पूरा निपटाते चलते हैं, तो मजा आता है। अगर ये भी ख्याल नहीं आ रहा है तो प्रभु दिक्कत है। तो ये जिम्मेदारी जो है आपकी है। अब इसके आगे बाकी बहुत सारा चीज है, अब उतना अगर नहीं याद है तभी कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए अंतिम है, आज इतना ही रखेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तो देख लो जरा, डिक्लाइन इन बजटरी एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हेडिंग डालो। कल मैंने आपको एनसीएसटी पढ़ाया था, याद है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स पढ़ाया था ना, और बोला था कि 50% से भी ज्यादा स्ट्रेंथ उससे कम हो चुका है। कुछ बुझा रहा है? तो लॉजिक उसी तरीके का है कुछ इसमें। यहां पे बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स डिक्रीज बाय 38% इन 2023-24 कंपेयर टू 2022-23। तो बजट में आपको एक बात मैं कल परसों 3 रोज 4 रोज जब भी मिलता है टाइम बोल ही देता हूं। क्या बोलता हूं? कि नेता होने में
पैसा खर्च नहीं करना, यानी कि नेता होने में कंजूस होना क्या अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। काहे कि हम बोले थे कि पैसा आपको 80 लाख दिया, आप 60 लाख खर्च किए अच्छा बनने के चक्कर में, तो 20 लाख जो बचा वो तो आपको जमा कराना ही पड़ा, और अगला बार 60 लाख से कम मिलेगा। तो इसीलिए हर नेता लोग अपने अपने हिसाब से काम करता है कि वो पैसा जितना मिला है कहीं ना कहीं आग लगा दे, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दे। कुछ समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताइए, सबसे पहला माइनॉरिटी अफेयर्स को जो कम वाला है उसका अगर बजट कम किया गया है, इसके पीछे कारण क्या होगा? कि खर्चा नहीं हुआ होगा, या दूसरा कारण ये भी तो हो सकता है कि मिसयूज हुआ हो। दोनों पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? समझ में आ रहा है? तो जो अभी का सिनेरियो चल रहा है, कोई नेता शायद ही ऐसा होगा जो कम खर्च करने वाला होगा, मिसयूज का चांस तो पूरा है। कुछ बुझा रहा है? नितिन गडकरी ने कचरा से पूरा रोड बना दिया। जितना कचरा है उस कचड़े को उसने पॉलीमराइज करके उसको मिलाकर और पूरा का पूरा रोड बना दिया। और ये ऐसा नहीं कि नितिन गडकरी का सिर्फ मॉडल है, ये मॉडल बहुत पहले अमेरिका और वो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। बट उसके बावजूद भी नितिन गडकरी का जितना भी मॉडल आप देखेंगे, और आज भी आज 16-16 घंटे वो काम करता है, आज भी इस एज में, है ना, 16-16 घंटे जनता दरबार लगाता है वो। कहीं भी किसी राज्य का आ जाए, महाराष्ट्र में है लेकिन किसी भी राज्य का लोग वहां पहुंच जाता है। तो इस लेवल का नेता है कि सर उसका अलग ही लेवल पे छवि है। मैं सच बता दे रहा हूं, अगर नितिन गडकरी को प्रमोशन नहीं मिलता है या बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं आ पा रहा है, तो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि नितिन गडकरी को अगर पीएम का कैंडिडेट अभी बना दिया जाए ना, तो जो ये है ना, मामला इनका निपट जाएगा मोदी जी का। क्योंकि नितिन गडकरी का जो जिस लेवल पे पॉपुलैरिटी है वो बहुत अलग लेवल पे है, उसका इज्जत के साथ। कुछ बुझा रहा है? इसलिए जब जब उसका बहुत सारा वीडियोस आता है ना, उसको धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? और नए नए इधर कैंडिडेट योगी जी भी तो हैं, तो इनको भी तो देना है। तो दोनों लोग जो है, इसलिए तो नितिन गडकरी कभी बोलता नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी से मीडिया वालों ने पूछा तो बोला कि प्रभु मोदी इज द बेस्ट पीएम। क्योंकि नितिन गडकरी को भी पता है कि सर वो ईमानदार आदमी है, तो नहीं चाहता है वो सिंपल कि जो आदमी जिसके प्रति है, जो जैसा चल रहा है वो करे, मैं खुश हूं। तो सर सवाल ये, मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रहा हूं, ये बात सच है। नितिन गडकरी आने वाले समय में अगर गलती से भी किसी ने उसको फ्रंट पे ला दिया, तो मैं सच बता रहा हूं कोई रोक नहीं पाएगा उसको, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। बुझा रहा है? जैसे अभी एक आदमी ऑटोमेटिक जीतने वाला है, मनीष कश्यप, समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिक जीतने वाला है वो, उसको कोई माइकल वाला भी हराने वाला नहीं। और हम बहुत पहले ही बोले थे, जब जेल में गया था तब हम पहले ही बोले थे कि जेल में गया मतलब अब उसको कोई हरा ही नहीं पाएगा। जेल में जाने के बाद आदमी जीतवे करता है, हारता नहीं है। समझ में आ रहा है? और निकलते निकलते देखे तो उसका काफिला, पुलिस को मुश्किल हो गया था, कोनो फॉर्च्यूनर किन के दे दिया उसको, कोनो क्रेटा किन के दे रहा है, जहां जा रहा हूं यार, ओ सर दिमाग लगाया चल गया, निकलते निकलते गया, पहुंच गया, जाकर वहां पे पूरा अपना भाषण सा देके। तो अब मुझे समझने का राजनीति क्या है, समझने का आप मुझे बताइए। अगर आपसे पूछो तो मनीष कश्यप को कितने लोग जानते हो? सब जानते हो ना? जो नहीं जानते सब जानेंगे, चिल्ला के सबको जना दिया है, देखिए इतना ना चिल्लाया हूं कि नारा फाड़ फाड़ के अपना जो है काम बना लिया है। तो सर खैर कैसे भी बनाया, बना तो लिया। अब सर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिल गया ही नहीं। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिला तो हार जाएगा, वो जीतेगा तब जब सिर्फ और निर्दलीय लड़ेगा। ध्यान रख लेना। इसलिए अब उसको सब पार्टी अप्रोच करेगा, और गलती से वो किसी पार्टी की तरफ गया, अगर दिमाग थोड़ा भी उसका इधर से उधर हुआ, आई कैन गारंटी वो कभी नहीं जीतेगा। और अगर निर्दलीय पे टीका रह गया तो ऑटोमेटिक जीत जाएगा। कुछ बुझा रहा है? इसलिए अब इसको सब पार्टी अप्रोच कर रहा है। और अब देखना है कि वो पैसे के लालच में पड़ता है कि नहीं। जैसे ही इसमें लालच में पड़ा, मामला खत्म। जैसे कन्हैया कुमार का भी थोड़ा सा हाल हो गया, अगर जहां पे था वहीं रहता तो मामला निपट जाता, लेकिन थोड़ा गलती किया। खैर बजट पे आते हैं, थोड़ा राजनीति वाला बात थोड़ा जानना चाहिए आपको। 38% डिक्लाइन हुआ है जितना बजट मिलना चाहिए था। कितना परसेंट? 38%। तो जरा आइए इधर, एक कौन है, ममता बनर्जी है, रिस्पेक्ट करेगा इनका, बहुत अच्छे आदमी है। नेक्स्ट, वेयर डिड बजटरी एलोकेशंस डिक्लाइन द मोस्ट इन माइनॉरिटी अफेयर्स? कहां कहां डिक्लाइन हुआ है? तो लगभग हर जगह 38% होना। इधर देखो, मेजर डिक्लाइन ऑफ द एलोकेशन फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। मैट्रिक के स्कॉलरशिप मिलता है, यह है प्री मैट्रिक, मतलब मैट्रिक से पहले। सबको तो मिलता है, इधर बिहार में भी। फर्स्ट डिवीजन लाओ कितना? 10,000। अब तो बढ़ा दिया है शायद, 10,000 फर्स्ट डिवीजन पे, या 20,000 समझे। ग्रेजुएशन में लग भी मिल रहा है। ग्रेजुएशन में लड़की लोग को कुछ है ना कि SC ST या सारा लड़की को है, कुछ तो है कि 50,000 शायद मिलता है या 25,000 मिलता है। मतलब मैं तो उतना जानता हूं कि मिलता है। सुकन्या योजना वाला कुछ, या कन्या उत्थान योजना करके तो मिलता है, तो उसका फायदा उठाइए। नीतीश कुमार जो आने वाले सरकार में फायदा उठाइए।
पिछले बार हार रहे थे तो बोल दिए थे 50,000 मिलेगा, तो देखिए सीएम बने हुए हैं, इस बार कहीं 1 लाख ना बोल दें, देख लीजिएगा। मतलब तो सर फ्री कोचिंग फॉर माइनॉरिटीज, स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड प्रोग्राम इंक्लूडिंग, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट, उस्ताद स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा उस्ताद स्कीम के बारे में मैं बता देता हूं आपको। उसके बाद स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट। देखो इधर, अब से इन लोगों को ये चीज नहीं मिलेगा, मतलब कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और ये सब कुछ इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। टीचर लोग मरा हुआ लड़का के नाम पे भी पैसा उठा ले रहा है। मरा वाले क्या समझ रहे हैं, या फिर मरा वाले का मतलब सिंपल है कि वो आता है स्कूल, एक बार आया, एडमिशन करा लिया, एडमिशन करा के उनका अटेंडेंस बन रहा है, वो लड़का उसके बाद कभी मुंह देखने नहीं आया स्कूल का, और उसके नाम पे जो है उसका डिवीजन भी आ जा रहा है, उसके नाम पे उसका पैसा भी मिल जा रहा है, ले भी ले रहा है लोग। तो थोड़ा आप जो है इधर। दूसरा है ऑल्सो एलोकेशन फॉर द अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट मनी विच इंक्लूड्स द प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम एंड एजुकेशन स्कीम फॉर जो है मदरसा का भी बहुत गलत इस्तेमाल होता है, मदरसा एंड माइनॉरिटीज फेल फ्रॉम 1810 करोड़ टू 610 करोड़ विच इज ए डीप इतना परसेंट एलोकेशन। तो जो स्कॉलरशिप के लिए पैसा दिया जाता था माइनॉरिटी के योगदान के लिए, स्कॉलरशिप का पैसा फ्री कोचिंग का, उसको कम किया गया है क्योंकि उसका जो है मिसयूज किया गया, और गवर्नमेंट ने इसका डेटा अपने हिसाब से खुद देखा। तो बहुत सारा चीज का डेटा है, बस इतना समझ लेना। हाँ ये वाला प्लीज एक नया सवेरा लिख लो, फ्री कोचिंग ये लिख लो पहले, नया सवेरा, और एक लिखना उस्ताद स्कीम। पहले लिखो नया सवेरा। नया सवेरा में फ्री कोचिंग दिया जाता है, और सर मैं बता रहा हूं ना, गवर्नमेंट कितना भी फ्री कोचिंग दे दे, फ्री का वैल्यू होता नहीं है प्रभु। हम बता देते हैं सर, देखे हैं यहाँ पे भी फ्री में पढ़ाया जाता है आईएएस और बीपीएससी, ऐसा ऐसा सर चीज पढ़ा पढ़ा के भेजता है, समझ में आ रहा है। कहेगा पूरा क्वेश्चन बैंक करा देना, जाके मार के आ जाना फ्री। ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि हर दिन 20-20 को क्वेश्चन बना दीजिएगा। कुछ लोग बोलते हैं सुबह में बनाओ क्वेश्चन, दोपहर में बनाओ, रात में बनाओ, खाली क्वेश्चन ही बनाओ, और क्वेश्चन बना के एग्जाम नहीं कर। क्वेश्चन बना के यूपीएससी निकलना होता था, अभी बहुत बुरा निकाल लिया रहता। मसाला ये नहीं है, क्वेश्चन बनाया जा रहा है, समझ में आ रहा है। तब कुछ दिमाग में नहीं है, क्वेश्चन बनाया जा रहा है। अरे क्वेश्चन बनाने में तब मजा आएगा जब आपको टॉपिक का आता पता हो, उस सब क्वेश्चन में रटवा दे रहा है, समझ ना। हाँ सेट मारना जिसको बोल रहे हैं, सेट मारे जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, सेट मार रहा है, सेट मतलब गजब हाल है। खैर फ्री कोचिंग नया सवेरा दिया जाता, तो इसको भी लगभग बंद कर दिया गया। किसके लिए था? वीकर स्टूडेंट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। दूसरा ये पढ़ो प्रदेश, पूरे प्रदेश को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसमें भी सब्सिडी मिल रहा है। दूसरा है नई रोशनी। ये सब कुछ स्कीम लिख लो, आपको लिखने में काम आएगा, मतलब किसी भी पॉलिसी में कहीं पे भी छाप देना कि गवर्नमेंट इतना सारा पॉलिसी चला रहा है। सर चूंकि आप गवर्नमेंट के अंदर जाने वाले हैं तो आपको क्या बोलना है, गवर्नमेंट सब ठीक कर रही है, गवर्नमेंट सब ठीक कर देगी, समझ में आ रहा है। हाँ गवर्नमेंट ये पॉलिसी चला रही है, और अंदर मन में क्या कहना है, कुछ हो ना हो, आप समझ में आ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि सर आपको ये हर जगह डालना है। इसलिए मैं जैसे मेंस के एग्जाम देने से पहले 3-4 रोज पहले खाली पॉलिसी का 10-15 को नाम नहीं बल्कि 5-6 को नाम रख लो याद, 5-6 को आदमी का नाम याद रख लो। संविधान हमारा हैवे करे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, समझ में आ रहा है। और भाषा किसका लिखना है, अपना, जो आपको मन में आ रहा है वो लिखो, लेकिन चेप किसना है, अकॉर्डिंग टू संविधान ऑफ इंडिया। अब संविधान ऑफ इंडिया कोई माइकल लाल पूरा पढ़ के दिखाते, जो बनाया वो खुद नहीं जानता है पूरा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आपको जो है पूरा पैरा बाई पैरा जाना पड़ेगा, तब तक आप आईएएस बन जाइएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है, एक कुछ जगह पे एक हर जगह चिप दिए, अब हर जगह यही कर दोगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अपना दे दोगे, तू भी पकड़ लेता है। खैर चलिए, नई रोशनी हो गया, पढ़ो प्रदेश हो गया, नया सवेरा हो गया, यहां तक हो गया। अच्छा ये डीबीटी, ये भी बहुत बार पूछता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, सिंपल आपके खाते में पैसा भेज दिया जाना। अब आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आ जाता है, अब आपको जाकर टीचर से लेना नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो सीधा पैसा आपके गया खाते में। अगर आप लोग में से कोई हो, ऐसा होगा ही जरूर कि जब आप 10th में फर्स्ट डिवीजन किए होंगे तो आपका पहली बार खाता खुला होगा, और उस समय खाता खुला होगा ना, तो जो पासबुक मिला होगा एक पेज का मिला होगा, मतलब चांस हो सकता है ग्रामीण बैंक का होगा या सेंट्रल बैंक का होगा या कि, और एक पेज पर अकाउंट नंबर और पासबुक लिख के दिया होगा, कम वक्त 5 साल बाद अकाउंट नंबर नहीं दिख रहा है उसमें, समझ में आ रहा है, लेकिन उस अकाउंट में पैसा आ गया है। बहुत बार ऐसा हुआ है। अब तो चीजें आसान हो गई हैं, अब बहुत आसान हो गया है, लेकिन उस समय का पासबुक बहुत लोग का है 1 पेज का है या 1.5 पेज का है, अब वो कहाँ रखा गया है मतलब दिमाग में नहीं रहता है। अच्छा वो खाता कोई और खुलवा दिया, पैसा भी कोई और ले गया, पहले ऐसा भी होता था, बाद में प्रॉब्लम हो जाता था।
एक स्कूल के 2000 बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन किया और उस स्कूल के 2000 बच्चों में से किसी को भी पैसा नहीं मिला। जब वो लोग रिवोल्ट किए और बोले कि हम लोग को पैसा नहीं मिला, तो सर प्रिंसिपल साहब अपना तब तक 3-4 को घर बना लिए थे, समझ में, अलग अलग प्रदेश में। और सर यहाँ बोल रहे हैं पड़ो प्रदेश समझ में आ रहा है, तो अलग अलग जो है राज्य में। तो सर ये 4 याद रखना, अब पॉसिबल नहीं, अब बहुत अब डिफिकल्ट है पैसा निकालना। अब खाता संख्या है, खाता संख्या से एक बार डिटेल आता है, एक बार मारा जाता है, सबके अकाउंट में चला गया। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, क्लियर है? डीबीटी याद रहेगा? चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं ना। इसको लिखने के बाद केवलादेव नेशनल पार्क, ये मैं पढ़ाया हूं इंडियन ज्योग्राफी में, है ना, A to Z सब पढ़ाया हुआ है। बाकी जिनको नहीं पढ़ाया हुआ उनको सब पढ़ा देंगे, नहीं तो लोगों ने सब पढ़ा ले। केवलादेव नेशनल पार्क मैंने सबका टेक्निक भी पढ़ाया था इंडियन ज्योग्राफी में, जिनको पढ़ाया था। हरियाणा में सुल्तान काले हो गए, पढ़ाया था ना। उसी तरह से राजस्थान का भी पढ़ाया था। तो केवलादेव क्यों न्यूज में है समझना, और ये आएगा 110% नहीं 200%। जरा पहला लाइन पढ़ो। राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि एक जू बनाएगा इनसाइड केवलादेव नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के अंदर क्या बनाया जाएगा? जू, चिड़ियाघर, और ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट पॉपुलरली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी टू डिस्प्ले रेंज ऑफ वेटलैंड स्पीसीज। वेटलैंड भी मैं इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं पूरा का पूरा, समझ में आ रहा है? मैनग्रोव भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो पहले समझना क्या सा है क्या है नहीं, एक एक शब्द क्लियर है। क्या पहले शब्द क्या है कि जो नेशनल पार्क केवलादेव है, उस नेशनल पार्क में हमने चिड़ियाघर खोला है, याद रहेगा। और उसका नाम क्या रखा हुआ है कि सर भरतपुर बर्ड सेंचुरी, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला हुआ है। तो न्यूज अपने आप में खतरनाक है, ये आएगा ही आएगा। तो सीधा जितना है ना ये पूरा चेप दो एक बार जल्दी से, पूरा पूरा का पूरा एक एक शब्द, आसान शब्द है, छापो जल्दी से। गिनती के 10 गिन रहा हूं, 10 गिनने से पहले लिख लेना चाहिए। मन में गिन रहा हूं, ठीक? 10 लिख लो फिर खत्म करो। ऐसा लिखना कि पढ़ा जाए, स्वयं लिखती स्वयं ना पढ़ती, वो वाला हाल मत करना कि स्वयं लिखसी या स्वयं पढ़सी, ठीक है? संस्कृत पढ़े है ना। संस्कृत में मार्क्स क्यों ज्यादा दिया जाता है? क्योंकि संस्कृत विलुप्त होता जाता है, इसलिए संस्कृत में सबको नंबर दिया जाता है। तो कोनो कोनो लड़का सा बहुत खुश हो जाता है कि हमने संस्कृत में आए रहे 97, 99। खुश मत होइएगा, वो आपके औकात पे नहीं दिया गया है और आपके मेहनत के लिए भी नहीं दिया गया, वो संस्कृत को प्रमोट करने के लिए दिया गया है। समझ में आया? यूपीएससी में संस्कृत ले लीजिए, मैं सच बता रहा हूं, क्वालिफाई कर जाइएगा, ऐसा ही है। फेवरेबल तो होता है, लेकिन आपको उतना क्षमता होना चाहिए कि थोड़ा आप पेशेंस रख सकें। रख लीजिए, संस्कृत ले लो, चाहे मैथ ले लो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले लो, और रगड़ के मेहनत कर दो 6 महीना 1 साल, हो जाता है काम। लेकिन अब ऐसा सोच के मत लेना कि अब कुछ समझे नहीं है। अब ये भी तो है ना, संस्कृत ले लिया, पूछा कि पढ़ता है कि पढ़ती है, तो सदा सीधा बोल देना पढ़ता है ना पढ़ती है, पढ़ो। अब ये जो है, तो ये मतलब ये भी तो ध्यान में रखना है ना, नहीं तो कुछ भी नहीं हो। हवा बहती है, सुने हवा बहती है कि हवा बहता है? नहीं, हवा। अब ये जो है इस तरीके का कांड हो गया तो दिक्कत है। करिश कटारिया रैंक 1 आ गया क्योंकि मैथ का क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करवा लिया उससे, बोला कि पेन एंड पेपर है, ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व कर दिया, हो गया। तो वो बनवा लेता है वो लोग, तो उसने नहीं बनाया रहता तो मामला बेकार हो जाता। तो मैथ जिसका ऑप्शन, उसको इंटरव्यू में क्या पूछेगा बताइए? साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है? वो कितना, वो तो पूछ चुका है मेंस में। इंटरव्यू में सडनली एक रिसर्च पे पूछ दिया और बोला कि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व होगा, पेपर दिएगा, पेन एंड पेपर, 4 मिनट के अंदर उसने सॉल्व किया, निकाल दिया, मामला खत्म। मैंने इस बात का कितनी बार जिक्र किया है कि कनिष्क कटारिया का रैंक 1 आने के पीछे बहुत सारा कारण, उसका कैरेक्टर, उसका अलग अलग चीज, जबकि उससे बेस्ट लिखा था अक्षय जैन सर, जिसका रैंक 2 था और इनका रैंक 1 था, जबकि मेंस में उनका नंबर इनसे लगभग ठीक ठाक लेवल पे ज्यादा है। लेकिन इंटरव्यू जो है कनिष्क कटारिया को बना दिया, क्योंकि कनिष्क कटारिया का मैंने भी बोला अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे उसने पूरा एक्सेप्ट किया और गर्लफ्रेंड को क्रेडिट दिया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से आईएएस बना हूं, क्योंकि उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो बहुत सारा फैक्टर जो है ना काम कर जाता है, जबकि आपसे ज्यादा कोई तेज होगा, लेकिन आप निकल जाइएगा, नियत सही रखिए। हो गया? तो केवलादेव का खासियत क्या है? क्या इसमें हम पार्क खोल रहे हैं कि इसमें हम चिड़ियाघर खोल रहे हैं? चिड़ियाघर। तो पहले से पार्क है, नेशनल पार्क है, उसके अंदर चिड़ियाघर खोल रहे हैं, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है। और दूसरा जो पार्क या बर्ड, इधर देखना,
नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ध्यान रहेगा, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। नीचे जरा देखना, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस जो है ना, वेटलैंड को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करना। लेकिन वेटलैंड क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है सबको, ठीक है? जिनको नहीं बताया हो तो समझ लो। वेटलैंड का सिंपल मीनिंग मैंने बोला, जब कोई एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो जाता है ना। बायोडाइवर्सिटी कैसे क्रिएट होता है? जब मैं एग्जांपल दिया था कि एक पेड़ है जो समुद्र के किनारे है, उसका पत्ती जो है सूख कर नीचे गिरा, सड़ा गला, तो उसको मछली ने खाया, मछली को खाने के लिए चिड़िया आया, और चिड़िया आया तो एक तरह से पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। क्या समझ में आ रहा है? वेटलैंड का ऐसा मतलब सिंपल समझ लो कि आपके घर के पीछे भी ना इस तरीके का सीन दिखता होगा। बुझा रहा है? घर के पीछे होता है जहां पे पानी होता है, थोड़ा जमीन होता है, थोड़ा दलदल टाइप का होता है, और उसमें ठीक ठाक लेवल पे चिड़िया आती है, रहती है कुछ समय के लिए, हमेशा नहीं रहेगी, वो कुछ पर्टिकुलर मौसम में आती है और फिर उसके बाद चली जाती है। अच्छा, डिफरेंट टाइप के चिड़िया को पनडुब्बी वाला, कोनो पंडुक आएगा, कोनो आगे निकला हुआ, कुछ अलग अलग नाम दे देते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर समय के लिए होता है कि हमेशा होता है? कुछ पर्टिकुलर समय के लिए होता है। तो वेटलैंड का मतलब होता है कि जमीन और उसका एक खास मौके पे इस तरीके से बन जाना इधर, ताकि वहां पे एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो जाए। जैसे मैंने बोला साइबेरियन क्रेन अभी के समय में आएगा, तो सर अगर हम इस तरीके का माहौल ठीक ठाक रखे हुए हैं तो ठीक है, लेकिन अब सोच के देखो, हमने इसको गंदा कर दिया, हमने इसको प्लास्टिक बेच के या सब बेच के पूरा गंदा कर दिया, तो ये पूरा इन्वायरमेंट खराब हो गया, ना चिड़िया आएगी ना वहां माहौल बनेगा। और जहां पे इस तरीके का माहौल बन जाता है, इन्वायरमेंट के लिए वो बैलेंस होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है वो बैलेंस्ड हो जाता है, तो चीजें जो है बहुत आसान हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए थोड़ा दिमाग में रखना ये है कि वेटलैंड का क्रिएट होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके आगे नेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक शब्द और है इसमें, XC2। पढ़ाया हुआ तो ये भी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एक होता है इन सीटू, पढ़ाया ना, और एक होता है XC2, दोनों समझ लो। इन सीटू का मतलब है कि जो चीज जहां पे पाया जाता है उसको वहीं पे हमने घेर कर प्रोटेक्ट कर दिया। मतलब समझो ध्यान से, यहां बाघ पाए जाते हैं नहीं मतलब इंसान है, ध्यान से समझना। जैसे आप लोग इंसान है, आप यहीं पे हैं, तो हमने यहीं पे घेर के और संस्था बना दिया एक। तो जो जहां पे पाया जाता है वहीं पे घेर के बना दिया, उसको इन सीटू बोलेंगे। इधर देखो, अब यहाँ पे कुछ वैसे लोग आएगा जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां से लेके जाना पड़ा हमको रांची या फिर आगरा मतलब समझो, तो क्या जहां पे आप पाए जाते हैं हमने आपको वहीं प्रोटेक्ट किया कि कहीं और प्रोटेक्ट किया? कहीं और। उसको बोलते हैं XC2। तो आपको न्यूज में नहीं सुनने मिलता है कि 4 बाघ को मध्य प्रदेश से ले जाकर गुजरात में ले गया गया है, या फिर 5 जानवर को यहां से वहां ले गया है। तो जो चीज जहां पाया जाता है वहीं पे अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर दें तो इन सीटू, और जो चीज जहां पाया जाता है उसको वहां से उठाकर हम कहीं और ले जा रहे हैं, वहां उसको प्रोटेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? XC2। क्या मुझे समझ में, क्या मतलब समझा पा रहा हूं? तो सर ये दिमाग में रखना, क्योंकि बार बार पूछता है, क्वेश्चन एक आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन सीटू और XC2, एक क्वेश्चन यहां बन जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए मान लो, ये अगर मोतिहारी का एग्जांपल लेते हैं, तो मोतिहारी में सबसे ज्यादा कौन सा जानवर पाया जाता है? एक अंदाजा बताइए, कोई जानवर? कौन बुरा इंसान? अरे भाई हम तो समझ में आ रहा है। अच्छा सुअर, चलो बढ़िया, चलो सुअर का एग्जांपल जैसे बोला है भाई, सुअर पाया जाता है, मान के चलो, ठीक है, समझ लो जो भी है। मतलब हालांकि इंसान से बड़ा डैश कोई नहीं है, लेकिन फिर भी समझ, इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो इधर, तो क्या हुआ, सुअर यहां पाया जाता है। मान लो सुअर के घर है, सुअर रहता है, और सुअर के हैबिटेट है कि सुअर कितना दूर घूमता है, क्या अपने हिसाब से चलता है, ठीक है जी। हमने इसको यहीं पे घेर कर यहीं पे उस हिसाब से माहौल बना दिया। लेकिन मुझे बात बताओ, जब अगर हम सुअर को कहीं और लेकर जा रहे हैं, तो वहां पे हमको सुअर को वैसा ही माहौल देना पड़ेगा जैसा वो नेचुरली रहता है? अरे है ना, और उसमें हमको खर्चा ठीक ठाक लग जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, इन सीटू में हमको ज्यादा खर्चा लगेगा कि XC2 में लगेगा? XC2 में ज्यादा लगेगा, क्योंकि इन सीटू में तो ऑलरेडी रह रहा है, हमको बस एक उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्री घेर देना है। क्या सबको समझ में आ गया? इसलिए याद रखिएगा कि जब इन सीटू हो जाए तो कमाल की बात है, लेकिन जनरली ये हम चूंकि नेशनल पार्क के अंदर बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक वेटलैंड क्रिएट हो, इसलिए हमको अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों को लेके आना पड़ेगा। दैट इज वाई XC2 एग्जाम्पल। यहां तक क्लियर है? तो सर क्या बोला, द पर्पस ऑफ दिस जू कॉल्ड वेटलैंड XC2 कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट इज टू डिस्प्ले रेंज ऑफ वेटलैंड स्पीसीज इंक्लूडिंग राइनोज, वाटर बफेलोज, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन एंड एक्सोटिक स्पीसीज। तो हम चाहते हैं कि अलग अलग टाइप का जानवर को लेकर आ सके वहां पे और उसको रख सके। क्लियर है? तो फिर से क्वेश्चन पूछेगा अगर कि इसमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो XC2 है, तो फिलहाल अगर हम इसको बोले तो क्या XC2 होगा कि INCITU होगा? XC2 होगा।
क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन वही पूछेगा, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि महाराज ये बताइए कि कहां पे ऐसा नया नया पार्क जुड़ा है, चांस कम है, घुमाएगा क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? इसके कुछ डिटेल्स हैं, मैं सच बोलूं ये सारा डिटेल पढ़ाया हुआ है, इसके बारे में मैंने इंडिया ज्योग्राफी में भी बताया हुआ है, क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, टाइगर रिजर्व है कि नहीं, सब बताया हुआ है। बट अभी के लिए जो नहीं पढ़े उनके लिए बस थोड़ा सा खाली हिंट देके मैं काम करा देता हूं। केलादेव नेशनल पार्क इज अ वेटलैंड इन बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन भरतपुर, राजस्थान. It is a UNESCO World Heritage Site and one of the most important bird watching area in the world. तो बर्ड सेंचुरी के लिए भी फेमस है ये, क्लियर है? उसके बाद आगे चलकर इसके बहुत सारी डिटेल है, आज इतना ही तक करेंगे, बाकी कल करने पड़ते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? तो सर अब इसके बाद का जो पार्ट है ना, हज पिलग्रिमेज, थोड़ा सा गैप छोड़ो, इसको लिख लो, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। हज पिलग्रिमेज में, हज पे जैसे आप देखेंगे पर्टिकुलरली जो है मुस्लिम्स और जितने सारे लोग, वो मुस्लिम्स लोग ऐसा फिक्स नहीं कि जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग का कुछ फेमस प्लेसेस होते हैं और कुछ उसमें होता है कि जैसे नियम होता है कि मतलब 5-6 नियम होते हैं। उस नियम में ये बोला जाता है कि एक आदमी को जो अगर मुस्लिम में है तो उसको जकात करना है, चैरिटी जरूर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? चैरिटी के अलावा उसको एक बार ने एक बार, कभी अगर वो ऑफिशियली है, अगर ये इकोनॉमिकली ठीक है तो उसको हज एक बार जरूर जाना चाहिए। मतलब इस तरीके का ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसा कोई उन लोग के हिसाब से है, हर किसी के ग्रंथ में हर चीज का कुछ ना कुछ होता है। जैसे सिखों में होता है कि पगड़ी होना चाहिए, एक चाकू या तलवार एक होना चाहिए, उस तरीके का हर धर्म का अपना फॉलो होता है। ठीक है जी, तो इसमें अभी सरकार ने पैसा थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि इसका जो है पैकेज कॉस्ट पर पिलग्रिमेज हैज बीन रिड्यूस्ड बाय ₹50,000। तो हज जाने के लिए पैसा दिया जाता था, ठीक है, कि भैया आप जाइए घूम कर आइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज अनाउंस्ड ए न्यू हज पॉलिसी अंडर विच द एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन मेड अवेलेबल फॉर फ्री। उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाला जाता है कि भाई हम जाना चाहते हैं, और हज जाने के लिए कहा? सऊदी अरेबिया। और पढ़ाया हूं मैंने, जद्दा पोर्ट के थ्रू होते हुए हम मक्का और मदीना जाते हैं, मैप में पढ़ाया हुआ है, जो नहीं पढ़े आ जाएगा। तो सर ये जो है बोला गया कि अब फॉर्म फ्री में भराएगा, लेकिन पैकेज कॉस्ट पर पिलग्रिमेज हैज बीन रिड्यूस्ड बाय ₹50,000। लेकिन जो पैसा मिलता है उस पैसे के तहत उसमें से ₹50,000 अब कम मिलेगा। क्या यहां तक क्लियर है? लेकिन फॉर्म फ्री में भराएगा। आगे, द रिडक्शन ऑफ 50,000 कम्स प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्म्स फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का चूंकि वैल्यू और उसके अकॉर्डिंग, चूंकि सऊदी अरेबिया आप जा रहे हैं तो उस हिसाब से इसको घटाया गया। एंड पिलग्रिमेज हैड टू सबमिट द इक्विवेलेंट ऑफ 2100 सऊदी रियाल। उनको 2100 सऊदी रियाल जो है जमा करना पड़ेगा अप्रॉक्स, एंड देन अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली ₹44,000 दैट वाज सबमिटेड टू द हज कमिटी फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ओवरऑल कहने का सिंपल मीनिंग है, याद रह नहीं रहे, हमने सबसे पहला क्वेश्चन जब पूछेगा, क्या मैं बता देता हूं, क्वेश्चन पूछेगा हज पिलग्रिमेज पर नियम बनाने वाला कौन सा डिपार्टमेंट है, पहला क्वेश्चन ये आएगा। और कमाल का बात यह है ना कि हमको दिमाग में कभी माइनॉरिटी अफेयर ऑप्शन में आएगा ही नहीं। हम ढूंढ रहे हैं किधर है मिनिस्ट्री ऑफ हज, हम ये ढूंढ रहे हैं ऑप्शन में है ये नहीं है। और ऑप्शन में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो कृपया नोट डाउन कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है हज पिलग्रिमेज के बारे में नियम डिसाइड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। हो गया जी? क्या आप लोग बोर हो रहे हैं? मजा आ रहा है? नहीं भी है ना, जानते हैं ना, नहीं बोलना है, नो बोलना अपने आप में साइकोलॉजिकल निगेटिव चीज है। यस बोलते रहिए हमेशा, कोई बोले क्या, कुछ भी बोले यस, बस सोच लेना कि एक बार सुन भी लेना कि क्या बोल रहा है समझे? तो वो भी सुनना तो नेसेसरी है, नहीं तो यस नो वेरी गुड वाला हो जाएगा। नहीं यस नो वेरी गुड, जाते आप लोग नहीं सुने? ठंडी में दामाद जी गए ससुराल अपने, तो दामाद जी को बोला गया कि वहां के लोग इंग्लिश बोलते हैं, आपको आता नहीं है। अब दामाद जी टेंशन में आ गए, बोले एक काम करिए, बस 3 चीज सीख लेना। क्या? यस नो वेरी गुड। अब जैसे वो जाते थे, अब जो क्वेश्चन का पैटर्न होता था उसका डिफरेंट हो जाता था। तो जैसे ही उसको बोलते थे कि दामाद जी आ गए, यस, खाना खाइएगा, नो, सोइएगा, वेरी गुड अब सर जितनी बार खाना पे बात आता था उतनी बार नो इनका निकल जाता था। बोलेगा अब मुझे कभी कोई समझ में आता है कि कैसा रिश्तेदार था कि दामाद जी को खाना नहीं दे रहा था, पर हमको बाद में समझ में आया कि हो सकता है कि दामाद जी का बहुत इज्जत हो रहा था, उनका बात माना जा रहा था, ये भी तो हो सकता है अब सब बोलेगा झूठ बोल रहे, इसलिए लाइट कट गया है देखो लाइट ध्यान से समझना। तो दामाद जी को जब जब खाना था, रात में दामाद जी को लगा भूख, क्योंकि दामाद जी हर बार नो कर दे रहे थे, पानी पी ली, नो। दामाद जी को भूख लगा, अब जाके कोहड़ा खा रहे हैं कोहड़ा जानते हैं आप लोग? तो किचन में कोहड़ा पड़ा हुआ था, तो वही दामाद जी कोहड़ा खाते हुए पकड़ा गए। तो ऐसा अंग्रेजी जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ना हो आपके लिए। अब लास्ट है, अगर दिख जाए तो ठीक है, एक लिख लो, 4 चीजें। एक है जकात, ये जकात लिख लो क्योंकि न्यूज में रहता है, सऊदी अरेबिया में बड़ा पॉपुलर है
क्योंकि इस्लाम को बोला जाता है कि तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जब मन करे तो चैरिटी जरूर दे देना। आज पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है ये, जकात। लिख लिए? चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, आ रहे देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। जकात एक हो गया, जकात लिख लिए? जकात में लिख लो ब्रैकेट में चैरिटी, चैरिटी। अब इसमें देखो पांच चीजें हैं जो बोला जाता है फेथ वाला, ये मैं कल करवाऊंगा, ठीक है ना। इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। तो जो पढ़ाया हूं फर्स्ट पेज पे आओ, मुझे बताओ क्या क्या पढ़े। जल्दी आओ, फर्स्ट पेज क्विक। पहला हेट क्राइम्स, तो भैया हेट क्राइम्स याद है ना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो है इस तरह का स्पीच नहीं होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। दूसरा पॉइंट मियोज, तो मियोज का सिंपल मीनिंग है कि सर वो पेनिट्रेट करता है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 203 टाइम, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हेवी भी होता है, और वो लगभग किसी रॉक के अंदर 100 मीटर से ज्यादा जाकर उसके बारे में जानकारी दे सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन लगभग सेंटीमीटर में जाता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा डिलिमिटेशन कमीशन। तो मैंने बोला कि साउथ इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, मतलब कि साउथ में लोगों का कहना है कि हमारा पॉपुलेशन जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमको सीट मिलना चाहिए, हमारा डेवलपमेंट उस हिसाब से चल रहा है, इसलिए हमको उस हिसाब से मिलना चाहिए। क्लियर है यहां तक? चौथा, नेक्स्ट क्या? हाँ, चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज के मैंने बोला पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। अगर कोई लड़की जिसकी शादी उससे कम, 14 साल से कम या चाइल्ड मैरिज के तहत होता है, तो जो नहीं बताने वाले हैं उन पे भी गाज गिरेगा, और प्लस जो करवा रहे हैं पुजारीज, ये जो मुल्लाज या फिर जो काजी, ये लोग, इन लोग को भी ये चीज पनिशमेंट मिलेगा। बाकी उसके तहत और भी नियम होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इंक्रीजिंग डेथ ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया। तो मैंने बताया सुसाइड का सबसे बड़ा समस्या है कि सर अगर पेरेंट अगर इस तरीके से काम कर दें तो चीजें आसान हो जाएंगी। बाकी आपको डेटा याद नहीं रहे तो नहीं है, महाराष्ट्र याद रखिएगा सबसे ज्यादा सुसाइड डेथ रेशियो बना है। आगे नेक्स्ट, चैट जीपीटी वर्सेस बार्ड। बार्ड किसका है, गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का? गूगल का। चैट जीपीटी किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। दोनों की बात करें तो एक डेटा फीड पे काम करता है जो चैट जीपीटी है, और इंटरनेट पे कौन काम करता है, बार्ड। आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत बोला है, 2 दिन पहले का ही शायद न्यूज है समथिंग, जिसमें कि हम इंटरनेट पे काम करेंगे। ये जो है आगे चलकर कॉम्पिटिटिव होने वाला है। बाकी लैंग्वेज याद रख जाए, लैम्डा, लैम्डा याद रहेगा। तो लैम्डा बार्ड के लिए है कि चैट जीपीटी के लिए? बार्ड के लिए है। और जीपीटी 3 किसके लिए है, चैट जीपीटी के लिए है। नेक्स्ट उसके बाद डिक्लाइन इन बजटरी एलोकेशन फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, ऐसा ही कुछ करके ना। तो मतलब सिंपल है कि हमने जो है डिक्लाइन किया 38% लगभग, क्योंकि उस तरह का मदरसा या स्कॉलरशिप पे जो दिया जा रहा था उसका मिसयूज हो रहा था, और इस वजह से हमने किया है। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है। आगे नेक्स्ट, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क मैंने बोला कि अब उसमें एक जो है नया जू क्रिएट किया जाएगा, और एक सिटी करके उसको डाइवर्स फॉर्म में बनाने का चांस है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है ये, और बर्ड सेंचुरी के लिए भी बहुत फेमस है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। क्लियर है यहां तक? आज इतना रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? जोश बोल के जाओ, फुला के जाओ, मजा आया? तो सर कल मिलते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, चलो। कौन बोल रहा है बंद कर देने के लिए?